कर देते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, यानी कि कंपनी को अलहदा से पर्सन बनाने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं या क्या वजह है कि कंपनी को एक सेपरेट पर्सनैलिटी किया गया अपने मालिकों से। तो उसके हमने डिस्कस किया था तीन कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं या तीन वजह थी उसके पीछे मालिकों से अलहदा करने की। एक तो मालिकों की लायबिलिटी तभी लिमिटेड पॉसिबल थी अगर ये कंपनी अलहदा इंसान होती। फिर हमने कहा था कि अक्सर मालिकों के जाने से कंपनी कारोबार भी चला जाता था। हम चाहते थे मालिक जैसे मर्जी आते जाते रहे, कारोबार चलता रहे। उसके लिए भी जरूरी था कि कारोबार अलहदा इंसान हो और मालिक अलहदा हो। तो हम चाहते थे सेपरेशन हो जाए मेरे बच्चे किसके अंदर, सॉरी इसमें परपेचुअल सक्सेशन चाह रहे थे। और फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर मालिक कंपनी को चला रहे होते थे, जैसे चले कंपनी ना के सोल ट्रेडर पार्टनरशिप के अंदर मालिक ही बिजनेस चला रहे होते हैं, चाहे वो खुद इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन हम चाहते थे कि मालिकों के तौर पर अलहदा हो और मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट अलहदा हो। तो सेपरेशन चाहते थे ऑनरशिप में और मैनेजमेंट में। ये वैसे पॉसिबल नहीं होते सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में। चाहे आप घर बैठे हो बिजनेस हमने डिस्कस किया था किसी और के सपुर्द भी कर दें, तब भी ऑनरशिप और मैनेजमेंट में सेपरेशन नहीं होती पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में। लेकिन यहां भी हम चाहते थे कि ये दोनों सेपरेट हो। तो उसके लिए भी मेरे बच्चे ये वजह थी, तीन वजह थी। एक परपेचुअल सक्सेशन चाहते थे, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट चाहते थे और लिमिटेड लायबिलिटी चाहते थे। फिर मेरे बच्चे अगर आपको याद हो हमने डिस्कस ये शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि कंपनी बनाने वाले कंपनी बनाते वक्त ही सोचते हैं इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए होगा। फिर हमने डिस्कस किया था उस पैसे का नाम क्या होगा, ऑथोराइज कैपिटल। और फिर हम क्या करते हैं उस ऑथोराइज कैपिटल के ही एक्चुअली हिस्से कर लेते हैं। एक्चुअली कंपनी की जो वर्थ होती है या कंपनी की ओवरऑल जो वैल्यू नजर आ रही होती है हमें, वो किस लिहाज से नजर आ रही होती है, उसका जो टोटल कैपिटल कितना है। तो हम जो कंपनी हमने क्या क्या किया था, हमने इस कंपनी को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया था उस ऑथोराइज कैपिटल के लिहाज से। हमने कहा था इस कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख रुपया, तो हम ऐसा कर और इसको 10-10 रुपए के 10,000 टुकड़े बना दिए। तो एक्चुअली जो 10,000 टुकड़े बनाए थे वो हमने कैपिटल के नहीं बनाए, हकीकत में वो कंपनी के बनाए हैं। उस कारोबार के हमने 10,000 टुकड़े किए हैं और फिर हमने लोगों के सामने रख दिया था कि जिसकी जितनी बसात है वो उतने उतने पैसे उसमें इन्वेस्ट कर ले। तो जो बंदा फिर शेयर खरीदता था उसको हम क्या कहा करते थे, शेयर होल्डर। और फिर कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि हर शेयर होल्डर मेंबर होता है लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता। इस तरह की बातें भी मेरे छोटी छोटी। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब कंपनी के हम शेयर बना लेते हैं तो ये शेयर्स कौन खरीद सकता है। हमने कहा था कि ऐसे ही जैसे कोई हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट बना लिया हो तो कोई भी खरीद ले जाके, कोई भी इंसान, कोई कंपनी भी खरीद सकती है, आम इंसान भी। तो किसी कंपनी के शेयर्स भी कोई आम इंसान भी खरीद सकता है और कोई कंपनी भी खरीद सकती है। यानी कि एक कंपनी के शेयर्स कौन खरीद सकता है, आम इंसान नेचुरल पर्सन भी खरीद सकते हैं और कोई और कंपनी भी उन शेयर्स को खरीद सकती है। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि क्या शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं। हमने कहा कि बिल्कुल। कोई कैसे, चार तरीके का थे शेयर ट्रांसफर करने के। वैसे शेयर ट्रांसफर के तो दो तरीके थे, दो ट्रांसमिशन के थे, लेकिन भारत अभी ये तमीज करता ही नहीं ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के अंदर, तो हम भी क्यों करें। तो गिफ्ट कर दो, सेल कर दो, मर जाए या इंस्टॉलमेंट हो जाए, तो ये चार तरीके कार थे मेरे बच्चों। फिर हमने डिस्कस किया था ये प्रोग्रेसिव सक्सेशन वगैरह हो गया, लायबिलिटी का, लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे। हमने कहा था कि जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में यहाँ पे सामने हमें तीन तरह के लोग नजर आ रहे होते हैं। एक कंपनी बनाने वाले, एक कंपनी चलाने वाले और एक कंपनी को मैनेज करने वाले। हमने कहा था कि किस बंदे की किस तरह की लायबिलिटी होगी, यानी कि तीन लोग हैं आपके सामने, कंपनी खुद एक इंसान है, कंपनी बनाने वाले इंसान है और कंपनी चलाने वाले इंसान है। तो हमने कहा कि इसमें से किसकी लायबिलिटी क्या होगी। तो मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है बोला, लिमिटेड। लेकिन लिमिटेड किस हद तक बोला, जितना को उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा। और किस शक्ल में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स की शक्ल में। यानी कि जितने के शेयर्स उन्होंने खरीदे होंगे उनकी जितनी अमाउंट बनती होगी वहां तक लायबिलिटी लिमिटेड हो। लेकिन कल हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि पुराने वक्तों में पार्शली पेड शेयर भी हुआ करते थे। तो मुझे बताएं अगर पार्शली पेड किसी ने शेयर्स खरीदे तो फिर उसकी लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड होगी, जब तक वो पूरी अमाउंट पे ना करे। हमने कहा था कि पार्शली पेड का मतलब क्या, उधार के ऊपर कुछ शेयर्स खरीद लिए, कुछ पैसे दे दिए, कुछ पैसे बाद में देगा। हमने कहा था कि अगर 10,000 के शेयर्स खरीदिए, 6,000 दे दिया और 4,000 देने वाला है, तो जब तक वो 4,000 नहीं दे देगा उसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि कंपनी की खुद की लायबिलिटी किस तरह की होती है बोला, अनलिमिटेड। यानी कि कंपनी आम इंसानों की तरह इंसान है, ये जितने भी उधार लेगी, जितने इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसके लिए खुद जिम्मेदार होगी और इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी पे करने के लिए चाहे इसको क्या करना पड़े, अपने एसेट्स बेचने पड़े, ये बेचकर पे करती है। इसकी खुद की लायबिलिटी इटसेल्फ, जो कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड, उसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। यानी कि कंपनी के नाम के साथ जो वर्ड लिमिटेड होता है उसका मतलब ये होता है कि इसके मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड है, ना कि कंपनी की खुद की लायबिलिटी। फिर हमने कहा था ये जो कंपनी को चलाने वाले हैं इनकी लायबिलिटी किस तरह की होगी। हमने कहा कि इनकी कोई लायबिलिटी नहीं होती, लेकिन हो सकती है अगर ये गैर कानूनी या अथॉरिटी से तजावुज करेंगे, दोनों डिफरेंट अल्फाज थे। हमने कहा था अगर ये गैर कानूनी काम कर रहे होंगे फिर ये नहीं कहेंगे हम एजेंट हैं, क्योंकि बजाहिर तो ये क्या है, ये कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स के एजेंट्स हैं। लेकिन हमने डिस्कस किया था अगर कोई बंदा गैर कानूनी काम कर रहा हो तो एजेंट भी जिम्मेदार होता है, या तो गैर कानूनी काम हो रहा हो या अथॉरिटी से तजावुज कर रहे हो। जैसे हमने कहा था कि ये उधार ले सकते हैं 10 लाख तक,
अगर इन्होंने 11 लाख का उधार ले लिया तो कंपनी 10 लाख तक की जिम्मेदार होगी, ऊपर के 1 लाख के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? उसके बाद मेरे बच्चे, कल हमने डिस्कस किया था, ये पार्शली पेड का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया था कि आज के दौर में पार्शली पेड शेयर नहीं होते, लेकिन कभी थे, कभी होते थे। इसका मतलब क्या था कि लोग जब कंपनी के शेयर्स खरीदते थे उसकी कुछ पेमेंट कर दिया करते थे, कुछ का उधार कर लिया करते थे। यानी कि हमने जैसे कल डिस्कस किया था, अगर मिस्टर ए आया, उसने कहा कि सर मुझे 100 शेयर दे दो, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 1000 रुपया बनता था, वो 800 रुपया दे देता था, कहता था 200 रुपया मैं आपको बाद में पे कर दूंगा, ये अभी पेबल रहता था। इस तरह के शेयर जो मिस्टर ए के पास हों, जिसके ऊपर कुछ पैसे अभी पे करने वाले रहते हों और कुछ पे कर दिए हों, इसको हम कहा करते थे ये पार्शली पेड शेयर्स हैं। तो फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर वही बात, ये तो खैर हम पीछे भी पढ़ के आगे कि इस तरह की कंपनी अगर वो हो जाए, मान लो कि खत्म हो रही हो, वाइंड अप हो रही हो, क्या इससे कोई पैसे मांग सकती है आगे मिस्टर ए से? हाँ मांग सकती है, लेकिन कितने पैसे? 200 रुपये, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इनकी लाइबिलिटी कहां तक लिमिटेड थी? 1000 तक। लेकिन 1000 तो भी पूरा पे नहीं किया, यानी कि जितने शेयर्स खरीदे उनकी टोटल अमाउंट जो जितनी बनती हो, मेंबर वहां तक लाइबल होते। लेकिन अगर वो अभी पूरी पे ही नहीं की तो उसके लिए जाहिर बात है वो क्या कर सकती है, कंपनी पैसे मांग सकती है। लेकिन याद रखना, फिर आज के दौर में हमने डिस्कस किया था, कंपनी एक्ट 2017 के बाद अब पार्शली पेड शेयर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब जो भी कंपनी जब भी शेयर इशू करेगी, पहले पूरा पैसा वसूल करेगी, उसके बाद वो शेयर्स इशू करेगी। तो ये मेरे से कल हमने डिस्कस कर लिया था। और फिर हमने ये भी बात डिस्कस की थी कि सर कंपनी अपने एसेट ज्यादा से ज्यादा बेच के लोगों की लायबिलिटी पे कर सकती है, लेकिन इस तरह होता क्या था? देखो, अगर कंपनी के बड़े सारे क्रेडिटर्स हैं, इन्होंने कंपनी को उधार दे दिया, जो उधार पे सामान दे दिया, तो कल अगर कंपनी खत्म होगी, कल कंपनी अगर इंसॉल्वेंट होती है, तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी क्या करेगी? अपने जो एसेट्स हैं उनको बेच के, अपने एसेट्स को बेच के इनकी लायबिलिटीज पे करेगी। लेकिन अगर इनकी लायबिलिटी फिर भी बचे क्रेडिटर्स की, अगर लायबिलिटी अभी भी इनकी बचे, तो फिर उसका क्या बनेगा? क्या वो मालकों से रिकवर कर सकते हैं? हमने कहा कि नहीं, वो सिर्फ कंपनी से ही। लेकिन सर हो सकता है बाद का दिन बेचारों को पता ही ना हो कि जिससे हम डील कर रहे हैं, वो जो इंसान है हमारे सामने, वो नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल पर्सन है। तो बास का जो बेचारे क्रेडिटर्स होते हैं, जो डील कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि मैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं उधार का या उधार देने का, तो वो कौन है? वो कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, ना कि नेचुरल पर्सन। इसलिए हमने डिस्कस किया था कि कंपनी कभी भी किसी से जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो लाजमी नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लिखती है। इससे जो क्रेडिटर्स होते हैं वो वॉर्न हो जाते हैं कि मेरे सामने कोई नेचुरल पर्सन नहीं बैठा हुआ कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, बल्कि कौन है? ये कोई आर्टिफिशियल पर्सन है। और आर्टिफिशियल पर्सन में रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था, ये आम नेचुरल पर्सन की तरह, नेचुरल पर्सन के 100 परेशानी होती है। जैसे अल्लाह माफ करे, एक अलमिया हुआ ये पिछले दिनों में, भारत के अंदर, आपने एक देखी होगी पोस्ट, उसमें 7 अफराद थे एक फैमिली के, उन्होंने कर्जा लिया हुआ था, तो उन सब ने वहां पे गाड़ी में ही जहर खाया और सारे ही मर गए, और साथ नोट वहां पे छोड़ के कि हमारे ऊपर बहुत कर्जा था, हम मजबूर थे। तो जाहिर बात, अल्लाह माफ करे, कि ये कर्ज जो होता है ये एक बड़ी तकलीफदेह चीज होती है किसी भी इंसान के लिए। वो तो इंसान बचने के लिए, जो जिंदा इंसान है, वो तो बचने के लिए इस तरह की कोई भी कोई कोशिश करेगा कहीं से भी पैसे अरेंज कर दो, इवन देन बेचारा यहाँ तक भी वो पहुंच सकते हैं, इस नौबत तक भी। लेकिन कंपनी का क्या है कंपनी के पास तो ज्यादा से ज्यादा एसेट्स ही होंगे, वो थोड़ी एक अल्लाह माफ करे वो भी जहर खा के मर जाएगी, है इस तरह का तो होता नहीं कंपनी में। तो इसलिए मेरे बच्चे, यहाँ पे हमें रिस्क ज्यादा होता है। इसलिए कैसे पता चलेगा कि जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो नेचुरल पर्सन ही बल्कि कंपनी है, तो वो अपने नाम के साथ क्या करती है? वर्ड लिमिटेड। इसका मतलब ये ना हो कि माशाल्लाह आप पेपर लिख रहे हो, वहां पे पेपर दे रहे हो, आप भी अपने नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लिख रहे हैं, ताकि थोड़ा सा जरा आपका, जिसको कहते हैं कि रिस्क कम हो जाए। ले बेटा, खैर, लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ ए कंपनी यहाँ से पढ़ना शुरू करना था फिर। यहाँ तक जो अभी तक हमने पढ़ा है, मेरे से कोई सवाल हो तो कर लो, और सोचा भी करो, जब पढ़ रहे हो तो उसमें सवाल भी कोई सोचा करो, यहाँ पे ये है तो क्यों है, या फलाना है। तो नहीं सोचते तो मेरे बच्चे फिर आई कैप सोचने में मजबूर कर दिया करता है पेपर के अंदर। बेहतर यही है कि हम यहीं पे सोच के जाएं, ताकि वहां पे दिक्कत ना हो। बेटा, लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ ए कंपनी, बेटा देखो, जब आप दुनिया पर आगे हो, मुझे ये बताओ, कोई कानून है जो आपके जो कंडक्ट है उनको रेगुलेट करता है? पक्की बात है, बड़े सारे कवानीन हैं जो आपके कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं। आपका दिल कर रहा होता है कि यार मैं जब बाइक निकालूं ना, कहीं रास्ते में ना रुकूं, है, लेकिन रास्ते में सिग्नल है। वो आपके वो जो ख्वाहिशात हैं, वो जो आपका कंडक्ट है कि बस स्पीड जाना है, आपके उस कंडक्ट को रेगुलेट करता है। ये ना हो कि खुदा ना खासा आप क्या कर रहे हो, किसी की बाइक लेके जा रहे हो, हैं, अपनी ना लेके जा रहे हो, तो आपके इस कंडक्ट को भी रेगुलेट करता है। यानी कि बड़े सारे रेगुलेशन हैं बेतहाशा। ये तो मैं बच्चों को एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो बथेरे सारे इस मुल्क में कानून है, उस वो कानून आपको क्या करते हैं? आपके कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं, ताकि आपके किसी हरकत की वजह से किसी और का नुकसान ना हो। तो मेरे बच्चे, कंपनी भी तो इंसान है, इसके कंडक्ट को भी तो रेगुलेट करना है ना। लेकिन अब ये कंपनी ये थोड़ी है, वो देखो कंपनी स्पीड पे मोटरसाइकिल लेके जा रही है, तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि कंपनी को नेचुरल पर्सन तो है नहीं।
इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसके कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए कवानीन भी कोई खास ही होने चाहिए। तो इसके कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए मेरे अलग से कवानीन है, जो हमारे हैं वो भी मोस्टली इस पर अप्लाई होते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज, जहां पे आम इंसान के ऊपर अप्लाई होते हैं, वो कंपनी के ऊपर भी बड़े सारे कवानीन इस तरह की कंपनी और इंसानों पर अप्लाई होते हैं। जैसे आम इंसान पार्टनरशिप कर सकता है, कंपनी भी आम इंसानों के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर सकती है, तो उसके ऊपर वही कवानीन पार्टनरशिप एक्ट वाले अप्लाई होंगे जो हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं। तो बड़े सारे ऐसे कवानीन है जो दोनों के साझे हैं, लेकिन फिर भी जो मेन सिर्फ जो कंपनी के मामला को रेगुलेट करने के लिए कुछ कवानीन बनाए गए हैं, तो उनमें मेरे बच्चे दो तरह के मेन कानून हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जाते हैं। एक है कंपनी एक्ट 2017, एक है कंपनी एक्ट 2017, और दूसरा है मेरे बच्चे, अगर अक्सर आपने सुना होगा, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये भी ज़ाब्ता है कंपनी के कंडक्ट को रेगुलेट करने का। अच्छा, ये तो वो है जो कंपनी गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जाते हैं। अब अगली बात मेरे बच्चे, कंपनी के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए कुछ कवानीन मेंबर्स की तरफ से भी तय किए जाते हैं, और या वो, लेकिन वो होते कानून के मुताबिक ही, उनको हम कहते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। तो कंपनी के जो कंडक्ट रेगुलेट किए जाते हैं मेरे बच्चे, ये टोटल 3 तरह के कवानीन होते हैं। यानी कि फिलहाल कंपनी एक्ट 2017, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, इनमें कवानीन लिखे हुए हैं, इनमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखी हुई है, इनमें पॉलिसीज लिखी हुई है, जिसके जरिए कंपनी के मामला को चलाया, यानी कि कंपनी बनाई और चलाई किन कवानीन के तहत जाती है, इन कवानीन के तहत। ये कंपनी को बनाने के और कंपनी को चलाने के सारे जो सुनहरी असूल हैं, इन कवानीन के अंदर लिखे हुए, और इसको लाजमी फॉलो करना है। अगर इनको फॉलो ना कर रहे हैं तो मेरे बच्चे कंपनी को खत्म कर दिया जाता है। अगर खुदा न खासा इनकी खिलाफवर्जी हो तो कंपनी को सुना जाता है, जिस तरह आम अदालत लगती है, और अल्लाह माफ करे मोस्टली पढ़ेंगे जाके चैप्टर नंबर 12 में, फिर सजाए मौत ही होती है, यानी कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाता है। ये बात समझ आ रही? ले बेटा, जरा देखिएगा रेलिवेंट लॉज कौन कौन से हैं कंपनी के, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। कहता है कंपनीज आर क्रिएटेड बाय ए प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय द कंपनी एक्ट 2017। यहाँ पे लफ्ज कंपनी लॉ लिखा हुआ, तो जैसे उसकी एक एग्जांपल कंपनी एक्ट लिखी हुई, इसका मतलब कंपनी लॉ एक, बड़े सारे कवानीन हो सकते हैं कंपनी लॉ में जो कंपनीज के मामला को रेगुलेट करते हैं। उन्हीं कवानीन में से एक कानून क्या है, कंपनी एक्ट 2017 भी है, देखेंगे इसको। बेटा उसके बाद दूसरा कानून कौन सा है, मेमोरेंडम एसोसिएशन। कंपनी एक्ट हमने सारा ये कंपनी एक्ट ही पढ़ना है मेरे बच्चे, आपको पता चलेगा कंपनी कैसे बनाई जाती है, कैसे चलाई जाती है, और कैसे फिर कंपनी एक्ट के मुताबिक खत्म की जाती है। उसके बाद दूसरा मेरे बच्चे जो डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम एसोसिएशन। अच्छा, ये मालिक खुद बनाते हैं ये मेमोरेंडम एसोसिएशन। ये हर कंपनी का एक अपना एक यूनिक डॉक्यूमेंट होता है, जिस तरह आपका अपना, हर एक बंदे का अपना अपना एक यूनिक आईडी कार्ड है ना मेरे बच्चे। मेमोरेंडम एसोसिएशन कंपनी को शिनाख्त देते हैं। देखो कंपनी इंसान है ना, हर इंसान की कोई शिनाख्त होती है, तो कंपनी की शिनाख्त का कैसे पता चलता है? देखो हमारी शिनाख्त हमारे आईडी कार्ड में है, भाई हम कौन है, हमारा अता पता क्या है, फादर नेम क्या है, कुछ इस तरह के मामला, पैदाइश पुदुइश, ये सारा कुछ उसके ऊपर लिखा होता है। इसी तरह की बातें मेरे बच्चे कंपनी के भी एक डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखी होती है, उसको मेमोरेंडम कहते हैं। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी को बनाने वाले कौन से हैं, कंपनी की लायबिलिटी कैसी है, कंपनी करती क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है जो रहती, यानी कि ये सारी बातें मेरे बच्चे कंपनी के मेमोरेंडम में लिखी होती हैं। तो मेमोरेंडम वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को शिनाख्त देता है, या सादा अल्फाज में ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी बनाने में मदद करता है। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट का कंपनी चलाने में कोई रोल नहीं होता। मेमोरेंडम आपको कंपनी बनाने में आपकी मदद करेगा, कंपनी चलाने में इसका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लिखे होते, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लिखे होते, इसमें सिर्फ बनाने के मामला लिखे होते हैं। कंपनी बनानी जिस तरह है उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है बनाने की, सिर्फ वो लिखी होती। बात समझ आ रही है कि नहीं? मेमोरेंडम 1.5-2 सफे का एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है, इसके जरिए हम कंपनी को वजूद देते हैं, यानी कि कंपनी बनाते हैं। ये कंपनी बनाने वाला डॉक्यूमेंट है, कंपनी चलाने वाला नहीं है। यानी कि होता ना कि बात कोई मतलब पुलिस वाला आपको रोक ले, तो वो आपसे कुछ नहीं पूछता, वो कहता है आईडी कार्ड दे दो, क्योंकि उसको पता है आईडी कार्ड मुझे मिल जाएगा, इस पे सारी जो भी इससे रिलेटेड मैं बातें करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ इसके बारे में, उसके ऊपर लिखा होगा। यानी कि जो आईडी कार्ड है वो आपके अपने लिए नहीं है। बाहर देखा जाए आपको पता नहीं आप कौन, आपका नाम क्या है, आप रहते कहाँ, वो तो आपको तो पता है अपना। वो आईडी कार्ड किसके लिए है? बाहर के लोगों के लिए। सेम मेरे बच्चे, ये जो मेमोरेंडम है ये कंपनी की मैनेजमेंट के लिए, इंटरनल लोगों के लिए नहीं होता, ये किसके लिए होता है? एक्सटर्नल लोगों के। यानी कि ये मोस्टली एक्सटर्नल मामला को फोकस कर रहा होता है, ना कि इंटरनल मामला। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो मेमोरेंडम एसोसिएशन, एक कंपनी मस्ट आल्सो हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कोई कंपनी हो ही नहीं सकती जिसका मेमोरेंडम ना हो। और द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट दैट फोकस ऑन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर तो मेरे बच्चे पढ़ गए हैं आई2बी के अंदर, पता है स्टेक होल्डर कौन होते थे? हर वो बंदा जो कंपनी को इन्फ्लुएंस कर सकता हो या इन्फ्लुएंस हो सकता हो, उसको स्टेक होल्डर कहते थे। इंटरनल भी थे, एक्सटर्नल भी थे, कनेक्टेड भी थे, फिर आगे इनकी अपनी बड़ी सारी टाइप्स थी, अगर आपको याद हो। तो मेरे बच्चे क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, यानी कि जिस तरह देखो, इस मेमोरेंडम के कुछ और नाम भी हैं, इस मेमोरेंडम के कुछ और नाम भी हैं। इसको हम कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, आइन भी कहते हैं।
ये कंपनी का आइन है, इसको आइन भी कहा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। इसको हम कंपनी का प्राइमरी डॉक्यूमेंट भी कहते हैं मेरे बच्चे, ये कंपनी का प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। ये तीन नाम मेरे बच्चे इसके ऑफिशियल नाम है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो जो मैंने वैसे ही बोल दिया आईडी कार्ड, वो तो वैसे ही हम बोल दिया करते हैं, जिस तरह हमें हमारा आईडी कार्ड होता है इस तरह ये कंपनी का भी आईडी कार्ड है, वो कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये तीन नाम इसके ऑफिशियल है। अगर आज के बाद मैं आपसे पूछने से बताओ मेरे बच्चों मेमोरेंडम को क्या कहा जा सकता है, इसका कोई और नाम भी बता दें तो आप बता सकते हैं सर मेमोरेंडम को मेमोरेंडम भी कह सकते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी भी कह सकते हैं, इसको प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी भी कह सकते हैं। फिर आगे आई कैप आपसे पूछ सकता है अच्छा बताओ कौन सा डॉक्यूमेंट है, या ये बताएं मेमोरेंडम इंटरनल स्टेक होल्डर्स को फोकस करता है या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को फोकस करता है, तो आप वहां पे बताएंगे कि मेमोरेंडम ये मोस्टली किन स्टेक होल्डर्स के लिए होता है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, याद रखेंगे मेरे बच्चे छोटी सी बात। उसके बाद आ गया आर्टिकल एसोसिएशन। तो सर अगर मेमोरेंडम कंपनी बनाता है तो चलाने के असूल भी तो कहीं पे लिखे होंगे ना, बेटा बिल्कुल चलाने के असूल कंपनी एक्ट 2017 में भी लिखे हुए हैं, और वहीं से हम बहुत सारे कहां पे लिख लेते हैं आर्टिकल्स के अंदर। तो आर्टिकल एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी चलाने में आपकी मदद करता है, मेमोरेंडम वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी बनाने में आपकी मदद करता है, उसका चलाने में रोल नहीं होता, इसका बनाने में रोल नहीं होता आर्टिकल्स का। बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? तो आर्टिकल एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए हम कंपनी चलाते हैं, ये नहीं कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, इसका भी नाम है, इसको हम कंपनी के बाईलॉज भी कहते हैं, इसको हम कंपनी के बाईलॉज भी कहते हैं, इसको कंपनी के बाईलॉज भी कहते हैं, यानी कि ये वो कवानीन है जिसके जरिए कंपनी चलाई जाएगी। और फिर मेरे बच्चे इसको हम कंपनी का सेकेंडरी डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, मेमोरेंडम के बाद ये दूसरा अहम तरीन डॉक्यूमेंट। बात समझ आ रही है मेरे बच्चे? और ये इंटरनल स्टेक होल्डर्स के लिए होता है। अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हो या कंपनी के ऑफिसर हो या कंपनी के एम्प्लॉय हो, आप कभी कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते जिसकी आर्टिकल आपको इजाजत ना देते हो। यानी कि कंपनी को चलाने वाले हमेशा कंपनी को किस लिहाज से चला रहे होंगे, जो अंदर बैठे हुए चलाने वाले वो आर्टिकल्स के मुताबिक चलाएंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? ये ज्यादा किनको फोकस करता है? कंपनी के चलाने वालों को। तो मेमोरेंडम किसको फोकस करता है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, जो बाहर कोई भी है। बात समझ आ रही है मेरे? तो आर्टिकल एसोसिएशन ये कंपनी बनाने में मदद नहीं करेंगे लेकिन चलाने में मदद करेंगे। यानी कि ये छोटा मोटा डॉक्यूमेंट नहीं होगा, ये डिटेल डॉक्यूमेंट होगा, मेमोरेंडम की तरह 1-1.5 सफ़े का नहीं होगा। इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी होंगे कंपनी की पॉलिसी जिसके जरिए कंपनी चलाई जाएगी वो इसके अंदर लिखी होंगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? अभी चंद दिनों में आई कैप की एजुकेशन स्कीम अनाउंस होगी, उस एजुकेशन स्कीम के अंदर लिखा होगा कि आई कैप ने अपनी ये 277वीं 78वीं जो भी जनरल वो हुई थी काउंसिल मीटिंग, उसके अंदर ये तरमीम की थी अपने बाईलॉज के अंदर। उस काउंसिल मीटिंग में बैठकर हमने ये तरमीम की थी अपने बाईलॉज के अंदर। यानी कि देखो अभी आप पुरानी स्कीम में चल रहे हो, जब नई स्कीम है तो एक्चुअली वो जो पुरानी अभी ये जो स्कीम चल रही है ये भी मेरे आई कैप के कुछ बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चल रही है जो उसके आर्टिकल में लिखी गई है। जब ये नई एजुकेशन स्कीम आएगी इसको चेंज करके वो जो नई तरमीम एजुकेशन स्कीम ऐड कर दी जाएगी रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर, तो मेरे बच्चे वो एक्चुअली तरमीम किसके अंदर हो रही होगी? आई कैप के आर्टिकल्स के अंदर। लेकिन आई कैप उसका नाम आर्टिकल नहीं बोलता, उसको क्या बोलता है? बाईलॉज। तो वो बोलेगा कि हमने बाईलॉज में तब्दीली कर दी है और अब जो भी पेपर होंगे वो नई स्कीम के मुताबिक होंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो जब वो बाईलॉज का आज के बाद कहीं पे भी जिक्र हो तो मेरे बच्चों को पता चल जाना चाहिए कि बाईलॉज किसको कहते हैं? आर्टिकल्स को। समझ आ रही है मेरे बच्चों? तो कहता है कि बाईलॉज विच फोकस ऑन इंटरनल प्रोसीजर्स, यानी कि मोस्टली इंटरनल प्रोसीजर या इंटरनल स्टेक होल्डर्स के लिए होते हैं और वे कंपनी आर कॉल्ड आर्टिकल एसोसिएशन। यानी कि इसको चाहे बाईलॉज कह लो, चाहे इसको आर्टिकल एसोसिएशन कह लो, चाहे इसको सेकेंडरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी कह लो। बात समझाइए मेरे? अभी जो टॉपिक आपने पढ़ा ये कौन सा था? रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके तहत कंपनी बनाई और चलाई जाती है। तो कौन कौन से लॉज हैं जिसके तहत कंपनी बनाई और चलाई जाती है? 3 तरह के मेनली, कंपनी एक्ट 2017, उसके बाद मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को फोकस करता है, जो इंटरनल स्टेक होल्डर को फोकस करता है? आर्टिकल्स। तो मेमोरेंडम का कोई और नाम क्या है? इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट जो कंपनी बनाने में आपकी मदद करेगा? मेमोरेंडम। अगर से कंपनी एक्ट तो हर जगह पे आएगा ना, वो तो आर्टिकल भी हमारे कंपनी एक्ट के मुताबिक होते हैं, वो हायरार्की पढ़ेंगे हम किस तरह ये बनता है सारे का सारा। ले बेटा, बच्चों वाली बातें तकरीबन पूरी होगी, अब बड़ों वाली बातें शुरू होगी। डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनी। कहता कंपनी किसको कहते हैं, यानी कि कंपनी को डिफाइन करने जा रहा है मेरे बच्चे। आज के बाद आप कंपनी उसी को कहोगे कहोगे जो इस डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतर रही है। जो इस डेफिनेशन में कोई इदारा पूरा ना उतरे तो वो कभी कंपनी नहीं होगा। तो कंपनी कौन होगा? कहता है कंपनी मीन्स ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2017। यानी कि वही कंपनी कहलाती है जो कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड होती है।
इसके अलावा अगर कोई इदारा किसी और कानून में रजिस्टर्ड हुआ है तो वो कभी भी कंपनी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपको जब भी कंपनी बनानी होगी किस कानून के तहत आपने आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। और पाकिस्तान में सैकड़ों ऐसे कवानीन हैं जिसके तहत इदारे रजिस्टर्ड होते हैं, ये याद रखिएगा। कंपनी एक्ट के अलावा पाकिस्तान में सैकड़ों ऐसे कवानीन हैं जिनके जरिए कंपनी नहीं, जिनके जरिए इदारे रजिस्टर्ड करवाए जाते हैं। इवन अगर आपने पार्टनरशिप पढ़ ली, वो जिन बच्चों ने लॉ पास कर लिया भी लॉ, उनको पता होगा पार्टनरशिप जब हम बनाते हैं तो उसको भी रजिस्टर्ड करवाते हैं किसी एक्ट के तहत। अगर चाहें तो आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक है, वो भी तो एक कानून के तहत रजिस्टर्ड हुई है ना। आपका आई कैप है, वो भी उसका जो आप अपना जो ऑर्डिनेंस आई कैप का 1969 या जो भी है, तो उसके तहत वो 61 आई थिंक, हाँ 61 है, तो उसके तहत वो बनाया और चलाया जा रहा है, तो उसका भी तो अपना खास कानून है जिससे मैं बनाऊं। तो बड़े सारे बैंकों का अपने कवानीन है इसी तरह के। लेकिन जो इदारा रजिस्टर्ड होगा कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक, उसी को हम कंपनी बोलेंगे। यानी कि बड़ी महदूद किस्म की डेफिनेशन कि कंपनी कहलाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, अपने आप को कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। जो इदारा कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड नहीं है वो कभी भी कंपनी नहीं हो सकता। और ये कंपनी एक्ट 2017 किसका है, पाकिस्तान का है। ये ना हो कि इंडिया का कंपनी एक्ट 2017 हो। अब अगली बात, लेकिन सर कंपनी एक्ट 2017 में आप कह रहे हो कि जो रजिस्टर्ड होगा इदारा वही कंपनी होगा। लेकिन सर कंपनियां तो यहाँ पे लिखा होता है कि मान लो कि कोई 200 साल से कंपनी बनी हुई है, कोई 100 साल से कंपनी बनी हुई है, कोई 50 साल से 60 साल से, तो सर उनका क्या करना है। कंपनी एक्ट 2017 तो 2017 में आया होगा, तो वो जो कंपनियां जो पहले बन के बैठी हुई, क्या वो अपने आप को कंपनी नहीं कह सकती जो कंपनी हो। लेकिन मेरे बच्चे इस डेफिनेशन, इस चीज को कवर करने के लिए उन्होंने साथ एक और वर्ड यूज कर दिया। कहता कि देखो कंपनी एक्ट 2017 तो डेफिनेटली 2017 में आया, लेकिन इससे पहले भी कोई कानून होता होगा जिसके तहत कंपनियां रजिस्टर्ड होती होंगी। होता तो होगा, पक्की बात है, 17 से पहले भी कंपनियां तो बनती थी। तो उसके लिए उस चीज को कवर करने के लिए साथ ही एक और वर्ड ऐड कर दिया कि हम कंपनी उसी को बोलेंगे जो रजिस्टर्ड हुई अंडर द कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ में। अब अगली बात आ गई कि सर ये कंपनी लॉ कौन, तो उसने इस कंपनी लॉ को फिर आगे डिफाइन किया। एक कंपनी लॉ में कौन कौन से लॉस कवर हो रहे हैं। तो कंपनी लॉ मीन्स आर रिपील्ड वो लॉज होते हैं जो अब रिप्लेस हो चुके हो, सादा अल्फाज में। रिपील्ड वो जो अब एग्जिस्ट ना करते हो, उनकी जगह पे कोई और नए कवानीन बन गए हो, उनको हम रिपील्ड कहते हैं। तो कहते हैं कि कंपनी लॉ मीन्स द रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913। यानी कि देखो कंपनी एक्ट 2017 से पहले कोई कंपनी एक्ट 1913 भी होता था। इसका मतलब जो इदारा उस कंपनी एक्ट 1913 में रजिस्टर्ड हुआ होगा वो भी क्या कहलाता होगा, कंपनी। लेकिन सर वो तो कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड नहीं हुआ, वो किस में रजिस्टर्ड हुआ है फिर, कंपनी लॉ में। बात समझा रहे मेरे बच्चों। तो इसी तरह मेरे बच्चे उसके बाद इसको खत्म करके इसकी जगह पे कौन आया था, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। कुछ बच्चों ने तो लॉ पढ़ लिया है और कुछ बच्चों ने भी लॉ पढ़ना है। उनको शायद एक्ट और ऑर्डिनेंस का, जिन्होंने पढ़ लिया उनको तो पता है कि एक्ट और ऑर्डिनेंस में फर्क होता है। मेरे बच्चे देखो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह जाके, जो जिन बच्चे बी लॉ पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 में उनको पता चलेगा। लेकिन जो सी लॉ पढ़ रहे हैं, बी लॉ नहीं पढ़ रहे, तो उनको आइडिया होना चाहिए कि पाकिस्तान में लेजिस्लेशन का एक तरीकाकार है। लेजिस्लेशन का तरीकाकार क्या है कि कोई भी कानून पास होना हो वो नेशनल असेंबली से शुरू होता है, सेनेट में जाता है, वहां से पास होके सदर के पास जाता है, और फिर वो वहां से पास हो जाए तो वो मेरे बच्चे एक्ट बनता है। जो इस प्रोसेस से गुजर के बना हो कानून, सेनेट से भी शुरू हो गए नेशनल असेंबली में, फिर वहां से सदर के पास जा सकता है। लेकिन मेरे बच्चे बास का जो सदर साहब हैं बेचारे उजलत में होते हैं, असेंबलियां नहीं होती। तो कोई बादशाह सलामत को कोई कानून चाहिए होता है लोगों को रेगुलेट करने के लिए, तो बादशाह सलामत सदर को कहता है, क्योंकि सदर रहता ही रहता है, ये कहीं नहीं जाता। तो सदर साहब को कहते हैं कि भाई आप ही डायरेक्टली कोई कानून वो कर दो, सादर कर दो। तो जो डायरेक्टली बगैर नेशनल असेंबली और सेनेट के जो कानून सीधा सदर की तरफ से आ रहा हो उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं। तो बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, जो प्रॉपर लेजिस्लेशन के तरीके से कानून बना हो उसको क्या बोलते हैं, एक्ट। जो सीधा सदर ने ही माशाल्लाह कानून बना दिया, ऑर्डिनेंस। तो अभी सदर कौन है, जरदार, शरीफ इंसान, नेक, अल्लाह का शुक्र है, देखें ना कभी कोई करप्शन की, ना कभी कोई किसी दो नंबरी में शामिल हुई, ना कभी जेल काटी। एक साफ सुथरा सदर सीधा कानून इशू कर सकता है जिसके मुताबिक आपकी जिंदगी रेगुलेट की जाए। ले बेटा, कंपनी लॉ मीन्स द रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, या कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016। यानी कि ये वो डिफरेंट तरह के, देखो 1913 को किसने रिप्लेस किया, 1984 ने। ये कानून आ गया तो 1913 वाला गया। फिर 2016 में जब ऑर्डिनेंस आ गया तो 1984 वाला चला गया। फिर मेरे बच्चे कंपनी एक्ट 2017 आया तो 2016 वाला भी गया। तो इन कवानीन के तहत अब हो सकता है पेपर में कंपनी लॉ की डेफिनेशन पूछ रहे हैं, कंपनी लॉ किसको कहते हैं।
तो फिर अगर कंपनी लॉ को डिफाइन करना है तो फिर यही चीजें बतानी, कंपनी लॉ मीन्स आर रिपील कंपनी, ये सारे आपने याद कर लेने। 1913 वाला भी, 84 वाला भी, 16 वाला भी, 17 वाला भी याद रखें। तो कंपनी किसको बोलेंगे? जो रजिस्टर्ड हुई हो अंडर द कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ में। और फिर कंपनी लॉ कौन से हैं? 13 वाला, 84 वाला, 16 वाला, 17 वाला। बात समझ आ रही? इसके अलावा अगर किसी कानून के तहत कोई इदारा रजिस्टर्ड हुआ है, उसकी शक्ल चाहे कंपनी जैसी, देखो कंपनी जैसी शक्ल का मतलब क्या है? ये बनाने वाले, और जब वो कंपनी बन गई क्या करते थे? कंपनी अलग इंसान बन जाती थी, और इस इंसान को मैनेज करने के लिए कौन अपॉइंट करते थे? डायरेक्टर्स। कहता है जिस अदारे में भी इस तरह की शक्ल बन रही हो, लाजमी वो कंपनी हो सकता है, वो कंपनी हो सकता है कंपनी ना हो। हम कंपनी इसको कब बोलेंगे? अगर वो इन कवानीन के तहत रजिस्टर्ड हुआ। बात समझ आ रही? अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो सारे कवानीन आपने पढ़े हैं, ये पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के? एक हिंदुस्तान का भी, वैसे मैं वैसे ही कह रहा हूँ 1913 बरसगीर पाको हिंद। लेकिन बार अज्यूम कर लो, आज एक कंपनी बन रही है, हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड हो रही है, वो अपने मुल्क में वहां के कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई है, वो उसकी ब्रांच यहाँ पे पाकिस्तान में भी अज्यूम कर लो, यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, क्या वो कंपनी जो वहां पे रजिस्टर्ड होकर पाकिस्तान में काम कर रही है वो कंपनी होगी? रजिस्टर्ड है यहाँ पे जो भी है, रजिस्टर्ड उस तरह नहीं, जो यहाँ पे एक्टिविटीज करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है एससीसीपी से लेने की, वो सारा कर रखा है उन्होंने। अब बताओ क्या यहाँ पे कंपनी होगी? यहाँ पे कंपनी नहीं होगी, क्योंकि मेरे बच्चे हम कंपनी अभी हम पढ़ गए, यहाँ पे हम कंपनी उसी को मानेंगे जो इन कवानीन के तहत रजिस्टर्ड हुई है, जो बनी ही इन कवानीन के तहत। एक इदारा अपने मुल्क में बनकर यहाँ पे काम कर रहा हो तो वो इन कवानीन के तहत थोड़ी बना। वो तो हाँ काम करने के वो हमारे चाहे कवानीन को फॉलो कर रहा हो, लेकिन बना इन कवानीन के तहत नहीं है। जो भी इदारा पाकिस्तान कोई यहाँ पे, जैसे अब माशाल्लाह यहाँ से तो खैर आने के बजाय मोस्टली इदारे जा रहे होते हैं। अभी कल आपने देखा होगा वो जो करीम का सीईओ है, उसने भी अनाउंस कर दिया भैया बंद कर रहे हैं सारा कुछ। कहने का मतलब कि जो भी है, जो इस तरह के इदारे जो और मुल्क में इनकारपोरेट होकर पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं, अगरचे यहाँ पे इजाजत लेके एससीसीपी से प्रॉपर जो भी तरीकाकार होता है उसका सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी वो काम करते हैं यहाँ, लेकिन फिर भी, लेकिन वो हमारे मुल्क के कानून इन कवानीन के तहत तो नहीं बने हुए। अगर इन कवानीन के तहत वो नहीं बने हुए तो वो कंपनी नहीं है, चाहे वो अपने आपको कंपनी कहते हो, नेस्ले कंपनी है, लेकिन हमारे मुल्क में कंपनी नहीं है वो, याद रखिए, क्योंकि वो हमारे इस कानून के तहत बनी नहीं। बात समझ आ रही? थोड़ी बहुत चलें तो बेटा, अब जरूरी था, डाउट पैदा हो गया हमारे दिमाग में, अब जरूरी था एक और डेफिनेशन आती, और उस डेफिनेशन डेफिनेशन का नाम क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। अब मेरे बच्चे देखो, बॉडी कॉर्पोरेट किसको कहते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट हर उस तरह के इदारे को कहते हैं जिसमें कंपनी कंपनी नहीं लफज, जो इदारे बनाने वाले जब वो इदारा बना लेते हैं, वो इदारा खुद एक इंसान बन जाए, और उस इंसान की मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। जहां पे इस तरह की शक्ल पाई जाए, समझ लो वो क्या है? वो बॉडी कॉर्पोरेट है। ये लाजमी नहीं सिर्फ कंपनी में ही, ये किसी और जगह पे भी हो सकती है मनोज। जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे थे, पाकिस्तान में ये जितने इंश्योरेंस कंपनी नहीं बोलते उसको, क्योंकि वो इन कवर के तहत रजिस्टर्ड ही नहीं हुए कंपनी वाले, तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं होती, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होती। इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई लिख दे तो आप उसको कह सकते हो कि बेशर्मो इसको सही करो, क्योंकि आप कंपनी नहीं हो, क्योंकि कंपनी वही होती है जो कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हुई है। तो इसका मतलब इंश्योरेंस वाले कंपनी, और बैंक भी अपने नाम के साथ कभी बैंक कंपनी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये भी कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं होते। बैंकिंग उनका अपने ऑर्डिनेंस है जिसके तहत बनाए और चलाए जाते हैं। बात समझ आ रही? लेकिन उनकी शक्ल ऐसी ही होती है। इंश्योरेंस कंपनी की भी ऐसी शक्ल बनती है, ये बैंक शैंक है उनकी भी ऐसी शक्ल है, मुदारबा वगैरह हो उनकी भी ऐसी शक्ल है, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है उनकी भी ऐसी शक्ल है। पाकिस्तान में बड़े सारे ऐसे इदारे हैं, इवन देन आपका आई कैप उसकी भी ऐसी ही शक्ल है। बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन ये कंपनी नहीं कहलाएंगे, ये कंपनी नहीं कहलाएंगे, अगरचे वहां पर भी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। वहां भी मेंबर जैसे मर्जी चेंज हो रहे हो, वो इदारा चलता रहता है। वहां पे भी उसकी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल किसके पास होती है? डायरेक्टर्स के पास। उसके भी शेयर्स होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे होते हैं, सारा कुछ है। लेकिन हम उसको कंपनी नहीं बोलते। क्यों कंपनी नहीं बोलते? वो हमारे उस कानून में रजिस्टर नहीं हुई हुई जिसके तहत कंपनी बनती है। याद रखेंगे। तो सर फिर इनको क्या बोलते हैं? इनके लिए एक लफ्ज रखा हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट एक ब्रॉडर टर्म है। बॉडी कॉर्पोरेट में इस तरह की शक्ल वाले सारे इदारों को अपने अंदर कर लिया उसने, मेरी इस छतरी के नीचे खड़े हो, यानी कि ये एक अम्ब्रेला है बॉडी कॉर्पोरेट। उस अम्ब्रेला के नीचे सारे इस तरह की शक्ल वाले इदारे, वो सारे उसके नीचे खड़े हो। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें कंपनी भी आ जाएगी, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ? हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट भी होती है, लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होगी।
बात समझ आ रही है? क्योंकि कंपनी एक लिमिटेड टर्म है और बॉडी कॉर्पोरेट एक ब्रॉडर टर्म बनने जा रही है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में हमने डिस्कस कर लिया, ये एक छत है, इस छत के नीचे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, इसलिए कि इसकी छत के नीचे कंपनी भी खड़ी हुई है। कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स एक कंपनी। देखो पिछली जो डेफिनेशन थी वो मीन्स के साथ थी, कि जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं ना, वही आपने मतलब समझ, जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको निकाल दो। तो मीन्स एक बड़ी स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है, जो यहाँ पे बताया जा रहा हो बस वही वैलिड है। और जब इंक्लूड आ जाए तो वहां पे कहता है कि जो आपके दिमाग में खराफात पक रही है ना, उसको भी रख लो साथ, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कि बॉडी कॉर्पोरेट्स आर कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स, यानी कि चाहे लफज बॉडी कॉर्पोरेट बोल दो, चाहे इसकी जगह पे लफज कॉर्पोरेशन बोल दो, इसलिए अक्सर नामों के साथ लफज कॉर्पोरेशन लिखा होता है कि बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ। इन कवानीन के तहत जो इदारे रजिस्टर्ड हुए हैं वो कंपनी तो है ही है, लेकिन वो अपने आप को बॉडी कॉर्पोरेट भी कह सकते हैं। इसके अलावा या एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, एक कंपनी है लेकिन इनकॉर्पोरेट कहां पे हुई है, मुल्क से बाहर। देखो हमारा कंपनी को रजिस्टर्ड करने का कानून कौन सा है, कंपनी एक्ट 2017। इसी तरह का अफगानिस्तान वालों का भी होगा, बांग्लादेश वालों का भी होगा, इसी तरह का इंडिया का भी है? तो वहां पे उस कंपनी एक्ट के तहत जो कंपनी बन रही होगी उनके मुल्क के लिहाज से तो कंपनी ही है, लेकिन वही कंपनी जब पाकिस्तान में आके काम कर रही होगी हम उसको कंपनी नहीं बोलेंगे। इसलिए उसने लफ्ज बोला यहाँ पे कंपनी, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, जिस मुल्क में इनकॉर्पोरेट हुई है वहां पे तो कंपनी है, लेकिन जब हमारे मुल्क में आके काम कर रही है तो हमारे मुल्क में वो क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। ये बात समझ आ रही थोड़ी बहुत? तो बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन से इदारे शामिल हैं? जो हमारे मुल्क में रजिस्टर्ड हुई हुई कंपनी वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, जो किसी और मुल्क में कंपनी के तौर पे ही रजिस्टर्ड हुई हो लेकिन हमारे मुल्क में आके काम कर रही हो, ये जितनी जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो किसी और मुल्क में रजिस्टर्ड होकर हमारे मुल्क में काम कर रही हैं, ये सारी हमारे मुल्क में कंपनियां नहीं है। ये क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट्स। याद रखोगे? उसके बाद आखिरी बात आ गई, ए बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टैट्यूट, या कोई खास कानून के तहत कोई इदारा बना हो और वो कानून उसको कह रहा हो ये बॉडी कॉर्पोरेट ही है। जैसे अभी हमने बताया कि ये बैंक, इसमें ये सारे इदारे आ जाएंगे, बैंक भी आ जाएगा, इंश्योरेंस वाले भी आ जाएंगे, मुदारबाज वाले भी आ जाएंगे, एनबीएफसी, कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, आपका आई कैप, आपका एससीसीपी, जितने हर इदारा जिसका अपना एक कानून है जिसके तहत वो इदारा बनाया गया है, नैब शैब ईच एंड एवरीथिंग। बात समझ आ रही? कहता है कि बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टैट्यूट, जिस रेलिवेंट कानून के तहत वो इदारा बना है वो कानून उसको कहता है कि बॉडी कॉर्पोरेट, तो फिर भी वो बॉडी कॉर्पोरेट ही हो। और वो कौन कौन से हैं? ये बैंक, इंश्योरेंस, मुदारबाज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और आपके अपने ये सारे इदारे। समझ आ रही? आज के और ये आई कैप की बड़ी फेवरेट डेफिनेशन है। अच्छा बताओ बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? तो आज के बाद अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, तो क्या बताओगे उसको? कि कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, किसी और मुल्क में इनकॉर्पोरेट होने वाली कंपनी वो भी पाकिस्तान में बॉडी कॉर्पोरेट है। उसके बाद अगर कोई इदारा किसी खास कानून में रजिस्टर्ड हो, किसी खास स्टैट्यूट में रजिस्टर्ड हो और वो उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोल रहा हो तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। तो तीन तरह के होंगे, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होने वाले, किसी और मुल्क में रजिस्टर्ड होने वाली कंपनी, और पाकिस्तान में स्टैट्यूटरी जो बॉडीज है, स्टैट्यूटरी बॉडीज, किसी खास कानून में के तहत बनने वाली बॉडीज या एंटिटीज, स्टैट्यूटरी एंटिटी कह लो या स्टैट्यूटरी बॉडीज कह लो। याद रखेंगे कानूनी इदारे जो किसी खास कानून में बनेंगे, ये यूनिवर्सिटियां भी ये सारा कुछ इसी में आ जाता है। समझ आ रही थोड़ी बहुत? ले बेटा, इसकी एक्सेप्शन है, इसकी एक्सेप्शन है। अब एक चीज देखना, जब एक्सेप्शन होता है ना, एक्सेप्शन का मतलब है ये जो नीचे दो चीजें दी गई हैं ये भी बॉडी कॉर्पोरेट थी, क्योंकि अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट होती ना तो फिर इनको अलहदा करने की जरूरत नहीं थी, फिर तो ये थी नहीं बॉडी कॉर्पोरेट, इनके बारे में बताने की क्यों जरूरत थी कि इनको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना आपने। तो हम एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं, कुछ ऐसे इदारे हैं जिनको आपने बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना। इसका मतलब क्या हुआ, बाय डेफिनेशन ये बॉडी कॉर्पोरेट थे, बाय डेफिनेशन ये बॉडी कॉर्पोरेट थे, लेकिन इसको स्पेसिफिकली हम अलहदा कर रहे हैं। ये जगह जगह इस तरह का लफ्ज आया करेगा अक्सर, है कि जैसे आगे जाके भी कुछ इस तरह की चीजें आएंगी, मैं आपको बता दूंगा। देखिए एक्सेप्शन का मतलब समझ लो कि यानी कि जैसे यहाँ पे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट हैं लेकिन उसको क्या कर दिया उन्होंने, डेफिनेशन से निकाल दिया। हम इनको नहीं मानेंगे बॉडी कॉर्पोरेट, अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट है बाय डेफिनेशन है, लेकिन नहीं मानते हम, कानून ने कह दिया नहीं मानना तो नहीं मानना। अब ये कौन है, कह रहा कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे ये हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह होती है इस तरह की, अगरचे इनमें भी मेरे बच्चे शक्ल ऐसी ही होती है, शायद ऐसी ही बननी थी शक्ल, ऐसी ही शक्ल बननी थी, बनाने वाले फिर वो इदारा फिर चलाने वाले सारा कुछ ऐसे ही बन रहा था, लेकिन कानून ने कह दिया हम इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते। इसका मतलब क्या हुआ, कानून उसकी ये शक्ल मानना नहीं चाहता, यानी कि कानून चाहता ही नहीं कि बनाने वाले और वो इदारा ये दोनों अलग अलग।
कानून चाहता है ये बिल्कुल पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर की तरह हो। अगर इसमें कुछ गलत हो तो चपेड़े किसको पड़नी हो? मालिकों को। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो शायद कानून इस वजह से इनका वो जो है ना, इनके जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर खत्म करना चाह रहा है। जब बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मान रहा तो ये स्ट्रक्चर होगा ही नहीं इनके अंदर। समझ आ रही थोड़ी बहुत? तो कानून कहता है कि ये अगरचे ये भी किसी खास कानून के तहत बनी होती है। अक्सर देखेंगे किसी हाउसिंग सोसाइटी में आप एंटर होते हो, वहां पे लिखा होता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फलाने एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड है। इसका मतलब बनती तो वो थी बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन मेरे बच्चे उसको कानून ने स्पेसिफिकली डेफिनेशन से निकाल दी। यानी कि एक्चुअली सादा अल्फाज में वो मेंबर्स को कहीं पे कुछ गलत हो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से, शायद वो मेंबर्स को पकड़ना चाहते हैं। एक सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? मेंबर्स की, पार्टनरशिप ऑफ सोल ट्रेडर की तरह। कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको भी आपने बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना, अगर थी ये, लेकिन निकाल दिया इसको डेफिनेशन से। आगे नेक्स्ट देखिएगा जरा, ये जरा थोड़ा सा मुश्किल है समझने के लिए। कहता है एनी अदर एंटिटी, इसके अलावा कोई भी इदारा। इन लाइनों का भी रहने दो। एनी अदर एंटिटी which the concerned minister of the federal government may by notification specify in this behalf। यानी कि हमारा जो वफाकी कोई वजीर है, मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई वजीर नहीं, ये ध्यान रखना मेरे, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि हमारे, मैं बार बार कहता हूं कि पेपर में किताब नहीं सामने होती, तो इसलिए यहीं पे गौर से पढ़ के जाओ कि अगर किसी भी एंटिटी को हमारा रेलिवेंट मिनिस्टर, वफाकी मिनिस्टर देकर अगर वो कह दे, नोटिफिकेशन इशू कर दे कि इसको भी, इस एंटिटी को भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना, तो उसको भी नहीं मानेंगे। कोई भी हो सकता है, कोई मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट होकर पाकिस्तान में कोई कंपनी काम कर रही हो सकता है यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी कर रही हो, मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हो, है कोई और तकरीबी काम कर रही हो, तो कल हम उसको पकड़ेंगे तो कहेगी अदारे को पकड़ो, है, लोग बच जाएंगे। तो शायद इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, उनका भी बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस खत्म कर रहे हैं। लेकिन जो इस तरह की हरकतों में पाया जाएगा अदारा, अब आपने देखा होगा बड़ी सारी इस तरह की यहाँ पे कंपनियां आती भी हैं, बनती भी हैं। कंपनी तो नहीं होती, लेकिन कुछ इदारे बनते हैं खास कवानीन के तहत, जो नौजवानों को, बच्चों को वर्गलाते हैं। जैसे होते हैं ना ये नेटवर्किंग वाले या फलाने, हमने आपको बेवकूफ़ बना लिया, आगे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, मेंबर शंबर बनाते हैं कुछ इस तरह का, ये आम सा काम है। हर बेरोजगार इंसान, हर वो अपने आप से जिसको ना, अपने आप पे जिसको एक 0% भरोसा हो कि मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, इस तरह के सारे निकम्मे नौजवान इन चीजों के पीछे पड़े होते हैं। सौखा रोजगार लबना, मैं बेवकूफ बन गया, अपने प्यो को भी मेंबरशिप दिवा देना उन्होंने, चेक करो यार, उस्ताद बाप के बराबर होते, उन्होंने मुझे भी नहीं छोड़ा, अगर से मैं मेंबर नहीं बना, लेकिन लेके गए साथ, सर आए जरा कारोबार शुरू करने लगे, सर आपकी रहनुमाई चाहिए होगी। मैंने कहा कोई ऑफिस ऑफिस बनाया होगा, है तो चले, कोई बच्चे हैं मेरे, कोई मसला नहीं। सर वो इच्छरे वहां पे जाने, इतने पुराने स्टूडेंट थे वो मेरे। तो मैं चला गया, वही वो वहां पे ले गए, वहां पे दुनिया ही दुनिया। मैंने कहा ये क्या है? कहता सर बस अभी थोड़ी देर बैठे, अभी पता चल जाएगा। लै भाई एक 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 अल्लाह माफ करे कालू जी आया, रड़िया जा बंदा है। वो जो एंटर होया ना, वो ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਚੱਲ ਗਈ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ। ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਕੁਛ खुदा का खौफ करो, ਤੁਹਾਨੂੰ शर्म नहीं, तो मैनू भी लिया कैसे बढ़ाता। नहीं नहीं सर ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं। मैं तो प्रोडक्ट नहीं सर, अगर आप भी हमारे साथ मिल जाएंगे, आप देखें बच्चे आपकी बात मानते हैं तो बड़े लोग लेवल हो गए। ये हालात है मेरे बच्चे। मेरे रूममेट दो थे, अब वो दोनों, किसी का एक पेपर रहता था, किसी को 2-3 पेपर रहते थे, उन्होंने सीए छोड़ दी इस चक्कर में। शुरू शुरू में कमा ली, एट द एंड ये कोलैप्स कर जाती है। तो मर्जी हो, ये कोलैप्स करनी होती है मेरे बच्चे। कहां तक मेंबर बना लोगे? सारा पाकिस्तान मेंबर बन गया, आप किसको बनाओगे? मामला खत्म। इसलिए इस तरह की मेरे बच्चे ये बेशर्मियां करनी नहीं चाहिए। खैर वापस आओ। तो इस तरह का कोई इदारा हरकत कर रहा हो तो उसको हमारा कंसर्न मिनिस्टर क्या कर देता है, नोटिफिकेशन इशू कर देता है कि भैया हम इस एंटिटी को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते। लेकिन अगली बात, इसके लिए भी एक पाबंदी है, इस मिनिस्टर के लिए भी। कहता है ये मिनिस्टर कहीं ये ना हो कि अपनी पावर्स का नाजायज इस्तेमाल करना शुरू कर दे और किसी कंपनी को कह दे कि भाई हम तुझे कंपनी नहीं मानते, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते। नहीं, जो कंपनी हमारे मुल्क के तहत, जो भी कंपनी उसी को मानेंगे ना, जो हमारे कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हुई हो। कहता है जो हमारे मुल्क में ये कंपनी वाली डेफिनेशन पे जो इदारा पूरा उतर रहा हो, उसको कंसर्न मिनिस्टर ये नहीं कह सकता ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। उसके अलावा बाकी कौन रह जाते हैं? ये दो, ये वाले दो। इसको तो वो कह नहीं, नोटिफिकेशन से खत्म कर ही नहीं सकता।
हाँ, इन दो इस तरह के दो इदारे, ये जो इस डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं, ये दोनों में, तो इन अदारों को कोई भी कंसर्न मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर नोटिफिकेशन के साथ बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से निकाल सकता है स्वयं कंपनी के। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब इसको दोबारा पढ़ो, जरा रीड करो। कहता है कि बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट इंक्लूड ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, और दूसरा एनी अदर एंटिटी, लेकिन किसको नहीं निकाल सकता? नॉट बीइंग ए कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनी एक्ट 2017 और अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग। यानी कि वो कंपनी लॉ और जो कंपनी एक्ट 2017 में धारा रजिस्टर्ड हुआ है उसको नहीं निकाल सकता। उसके अलावा किसको निकाल सकता है? विद द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल इन दिस बिहाफ, किसी भी इदारे के बारे में वो कह रहे। और पीछे रहे कितने गए? ये दो वाले। यानी कि जो मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट होकर हमारे मुल्क में जो इदारे काम कर रहे हो उनको भी वो डिक्लेयर कर सकते हैं ये हमारे मुल्क में बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, या हमारे ही मुल्क में खास कानून के तहत कोई इदारा रजिस्टर्ड हुआ था है? तो हो सकता है वो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो उसको बाद में ये कंसर्न मिनिस्टर कह दे कि इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते। और मकसद क्या है? उनकी लायबिलिटी को, लिमिटेड लायबिलिटी को खत्म करना, सेपरेशन को खत्म करना, और वो जो तीन वजह थी वो सारा कुछ लैदा करने की, वो सारी वजह खत्म कर। बात समझ आ रही थोड़ी बहुत? तीन वजह कौन सी थी बोला? लायबिलिटी लिमिटेड ना रहे, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट ना रहे, और परपेचुअल सक्सेशन ना रहे। बात समझ आ रही? लेवड़ा जी बहुत अहम है। जब वो पेपर में आपसे डेफिनेशन पूछेगा ना कोई 3 से 5 नंबर की, तो कोशिश करना एक्सेप्शन भी बताना उसका, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर ही ये सारा कुछ लिखा हुआ। वजह जब डिफाइन कर रहे होंगे सर 3 पॉइंट लिखिएगा, ये भी आगे जो 2 पॉइंट हैं इनको भी लाजमी लिखिएगा पेपर में, चाहे आप यहाँ पे टेस्ट दे रहे हो, चाहे मिड टर्म, चल मिड टर्म भी होगा इंशाल्लाह, मॉक हो कोई भी हो, उसमें आपने कोशिश करनी है जितना ज्यादा हो सके रेलिवेंट वो लिखे वहां। लिखने में कमी नहीं करनी मेरे बच्चे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। जब कम लिखते हो उसकी दिक्कत होती है, ज्यादा लिखने से कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेशन पूछी, ये ना हो कि सिर्फ ऊपर से वो कर दो, ऊपर 3 पॉइंट लिख दो, अगर नीचे के पॉइंट नहीं लिख रहे तो मेरे बच्चे शायद ये ना हो कि नुकसान हो जाएगा। लिबड़ा कहता है कि ऊपर की डेफिनेशन जो अभी अभी आपने पढ़ी है इसका जरा एनालिसिस कर लो। कहता है द लिटरल मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। यानी कि देखो यही बात हमने डिस्कस की थी कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, कि जहां पे बनाने वाले अलहदा हो और वो इदारा खुद क्या हो, एक लीगल पर्सन हो, अपने मालिकों से अलहदा, और उसकी मैनेजमेंट कंट्रोल किसके पास हो? जारी बात है उसके चलाने वाले जो भी गवर्निंग बॉडी हो या डायरेक्टर्स। तो कहता है लिटरल मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एंड देयरफॉर एवरी कंपनी इज डिफाइंड एज अबव, जो भी है वो बॉडी कॉर्पोरेट ही होती है। होएवर द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट इज ब्रॉडर एंड इन एडिशन टू कंपनी रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, इसमें कुछ और इदारे भी शामिल होते हैं। यही हमने डिस्कस किया था कि हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होती, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में और भी बड़े सारे इदारे हैं। इसलिए कह रहा है कि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन वो ज्यादा ब्रॉडर है एज कंपेयर टू कंपनी। एंड स्टैट्यूटरी बॉडी जो भी है उसमें वो सारा कुछ आ जाता है। कहते हैं फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड नहीं हुआ वो, ना ही उससे पहले वाले कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हुआ वो, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड हुआ वो। ना तो ये कंपनी लॉ है, कंपनी एक्ट 2017 है, और ना ही कंपनी लॉ है। खुद सोचे बैंकिंग एक्ट 1956 क्या यहाँ पे कहीं पे लिखा नजर आ रहा है? तो इसका मतलब बैंक कंपनी नहीं है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कंपनी नहीं है। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर इसका ऐसा ही है, बॉडी कॉर्पोरेट। कहता है होएवर फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 एक कोऑपरेटिव सोसाइटी शेल नॉट बी कंसीडर, ऊपर की बात बता रहे ले मेरे टाइप्स ऑफ कंपनीज। अभी तक अगर आपका कोई सवाल है तो कर लो, कोई सवाल? कंपनी बनाया था कि उनके अगर फ्रॉड वगैरह हो तो उसके मेंबर को पकड़ा जाए, है ना नशे ही। मैं इसलिए नहीं कह रहा अल्लाह माफ करेगा, अब ये कहेगा लै हूं तो मैं सवाल ही नहीं कर। अल्लाह के बंदे, हमने ये डिस्कस किया है कि बैंकों के ये नहीं कि फ्रॉड ही करेंगे, वो बॉडी कॉर्पोरेट है बैंक, मतलब है उसमें मालिक लहदा है और बैंक एज ए पर्सन लहदा है वो कंपनी की तरह, लेकिन वो कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड या कंपनी लॉ में नहीं हुआ, हम उसको कंपनी नहीं कह सकते, बॉडी कॉर्पोरेट है। वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन उसने बैंक को रखा हुआ है, लेकिन अगर निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं? लेकिन स्टेट बैंक को कोई नहीं निकाल सकता, कोई और इदारा हो इस तरह का उसको निकाल दो, स्टेट बैंक को किसने हाथ लगाना? वैसे मेरे बच्चे दोबारा देख लो कि इसका मतलब ये नहीं कि हम बैंक को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मान रहे, नहीं, हम ये पढ़ रहे हैं कि कंपनी नहीं है वो, क्योंकि वो बैंक, स्टेट बैंक अपना जो स्टेट बैंक का एक्ट था 1956 उसके तहत बना हुआ, और वो कंपनी लॉ नहीं और ना ही कंपनी एक्ट 2017 है, तो बॉडी कॉर्पोरेट है। और इसमें मालिक शालिक सारा लहदा है, उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड है, सब कुछ है। इसके तो मालिक भी आपको पता है गवर्नमेंट ही होती है। खैर
सारा कुछ ही सेम। मैंने आपको कहा इसके भी शेयर्स भी होते हैं अक्सर, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, बैंकों के सारा कुछ है नहीं शेयर, इंश्योरेंस कंपनीज के सबके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड, स्ट्रक्चर सेम है। सिर्फ रौला किसका है, कंपनी कहना है या कंपनी नहीं कहना। कंपनी कह सकते थे इनको भी अगर ये कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हो जाए, तो यही कंपनी होना था। लेकिन आप वो कंपनी एक्ट या कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, कंपनी की तरह के, लेकिन हम इनको कंपनी नहीं बोलते, बिल्कुल बाकी वही मामला है जो आम कंपनी के होते। ले बेटा, टाइप्स ऑफ कंपनी, अच्छा जो टाइप्स ऑफ कंपनी अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक आदि के अलावा, वो सारी मैं यहाँ पे आपको इकट्ठी करके एक दफा समझा दूंगा। जब रीड करेंगे दोबारा पढ़ेंगे उसको, लेकिन एक दफा मैं सारी समरी उसको आपको यहाँ पे आपके सामने रख दूंगा, तो इंशाल्लाह भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। देखिएगा, टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी किस किस तरह की हो सकती है इसको मानो बोलिए। वैसे तो स्टैट्यूट कंपनी भी हो सकती है, अभी हमने डिस्कस किया, जो किसी खास स्टैट्यूट के अंदर इदारा बन रहा हो। लफज कंपनी नहीं बोलना, वैसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोल रहे हैं, ये लफज स्टैट्यूटरी कंपनी गैर मुनासिब है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी भी हो सकती है इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से, कोई रजिस्टर्ड कंपनी भी हो सकती है, यानी कि जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो या कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हो, वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है। किसी खास कानून के तहत इदारा पे बन रहा हो, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। वैसे ही बता रहा हूँ, इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से इदारे ऐसे भी हो सकते हैं। तो बेटा अब जरा देखना जो मेन हमारे सिलेबस में जिस तरह की चीजें हैं, कह रहा है कि कंपनी लाइबिलिटी के लिहाज से मेरे बच्चे दो तरह की कंपनीज हो सकती हैं, यहाँ पे जो पढ़ेंगे हम। लिमिटेड लाइबिलिटी वाली भी कंपनी हो सकती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली भी हो सकती है। अच्छा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी का मतलब क्या है, जो कंपनी के मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे पार्टनरशिप होता है। तो सर फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी कोई बनाएगा क्यों। मेरे बच्चे, पाकिस्तान के अंदर हो सकता है गवर्नमेंट कुछ जगहों पे कुछ कारोबार करने में शेयर होल्डर्स पे ये पाबंदी लगा दे कि ये काम आपने लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ नहीं करना। ये काम करने के लिए आपको लाजमी अनलिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए होगी आपकी। जैसे जैसे एग्जाम्पल वैसे समझाने के लिए बात कर रहा हूं, अगर आप पाकिस्तान में ऑडिट करना चाहते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और ऑडिटिंग राइट्स लेना चाहते हो, तो आप कंपनी बना के नहीं कर सकते उसको। लेकिन अगर करना, क्योंकि अगर आपने ऑडिट करना है आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि आप कंपनी बनाना भी चाहेंगे तो कौन सी बना सकेंगे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी बनाकर आपको ऑडिट करने की इजाजत नहीं होगी। बात समझ आ रही है कि नहीं। तो इसलिए मेरे बच्चे, ये जो अनलिमिटेड है ये कहीं रेयर ही होती है, ये आम हमारे सिलेबस में डिस्कशन में नहीं इनकी। ये तो हम सारी की सारी जो डिस्कस करेंगे वो लिमिटेड लाइबिलिटी वाली डिस्कस करेंगे, क्या कोई गारंटी लिमिटेड की बात हो रही होगी। ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी रेयर होती है, ये मजबूरी में बनाई जाती है, जहां पे गवर्नमेंट उस कारोबार को कहती ही ये हो कि इस कारोबार को करना है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ करो, लिमिटेड के साथ उन्होंने अलाउ ही नहीं करना। खासतौर पर जहां पे नुकसान होने के चांसेस ना पब्लिक का, क्योंकि गवर्नमेंट की कोशिश होती है लोगों का नुकसान ना हो। तो कोई ऐसा इदारा हो जहां पे गवर्नमेंट को लग रहा हो कि ये इदारा कोई ऐसी हरकत कर सकता है जिससे लोगों का नुकसान हो सकता है, तो वहां पे गवर्नमेंट कह देती है कि इस इदारे के लोगों को लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ काम करने की इजाजत नहीं होगी। ये काम अगर कंपनी भी बनाना चाहते हैं, कंपनी वाले फायदे लेना चाहते हैं, लेकिन लाइबिलिटी हम इनकी अनलिमिटेड ही रखेंगे, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी रजिस्टर्ड करवा लो, ताकि बाकी कंपनी वाले फायदे मिलते रहे, लेकिन लाइबिलिटी इनकी कैसी रहे, अनलिमिटेड। तो इसको तो गोली मारे, ये हमारे सिलेबस में इसका जिक्र है। हमारे सिलेबस में मेरे बच्चे जो जिक्र है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी। लेकिन नाम वैसे आ जाया करेगा कभी कभार, लेकिन सारी जो वैसे डिटेल है वो सारी लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी मेरे बच्चे कंपनी यहाँ पे दो तरह की है, गारंटी लिमिटेड और लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। अब मेरे बच्चे गारंटी लिमिटेड कंपनी का थोड़ा सा, शेयर कैपिटल का तो आपको पता है ना, जो अभी हम डिस्कस करके आए थे कि ये कुछ लोग कंपनी बनाना चाह रहे हैं। तो जो कंपनी ये बनाना चाह रहे हैं, ये सोच रहे हैं इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए होगा, इसको हमने कहा ऑथराइज कैपिटल शुरू में डिसाइड कर लेते हैं। फिर क्या कर लेते हैं, इसके मान लो कि कोई भी अमाउंट सोच लेते हैं। चलो हमने सोचा 10-10 रुपए के 10,000 टुकड़े करके रख लेते हैं। तो ये जो टुकड़े इनको क्या कहते हैं, शेयर्स। फिर ये लोगों को बेचते हैं, उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं, और फिर जो लोग जो शेयर्स खरीदते हैं उनकी लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड होती है, वो शेयर्स की अमाउंट तक, जितनी उन शेयर्स की वैल्यू बनती है। अगर वो सारा पे कर दिया तो आप मजीद वो लायबल नहीं है, लेकिन अगर कुछ पे करने वाला रहता है तो कंपनी मजीद उनसे वो पैसे मांग सकती है, जैसे पार्शियल पेड वाला जिक्र किया था हमने। तो ये जो लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, वो तो ये सारा मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जरा देखिएगा, और अगर कोई बंदा इस कंपनी का मेंबर बनना चाहता हो तो कैसे बन सकता है, शेयर्स खरीदे और उसका मेंबर बन जाए। लेकिन मेरे बच्चे, अब हम एक ऐसी कंपनी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें शेयर्स नहीं होते, उसको कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये थी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यानी कि जिसमें शेयर होल्डर की लायबिलिटी किस लिहाज से लिमिटेड हो, शेयर्स के लिहाज से। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है। हमारी क्लास कितने बजे तक है केवल, लिमिटेड बाय गारंटी देखिएगा, ये कंपनी है,
ये है लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, लिमिटेड बाय गारंटी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें शेयर, इसमें शेयर्स हो भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ऐसी कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें शेयर्स नहीं होते। अब मेरे बच्चे अज्यूम कर लो ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए चाहता है कि मैं इस कंपनी का मेंबर बन जाऊं, तो इसके शेयर्स तो है नहीं, तो फिर क्या करेगा मेरे बच्चे? जो लिमिटेड बाय गारंटी कंपनीज होती है ना, ये बिल्कुल जैसे आपका आई कैप है, ये समझो ये भी गारंटी लिमिटेड कंपनी है। तो जो गारंटी लिमिटेड कंपनीज होती है ना, उसका मेरे बच्चे शेयर्स नहीं होते उसमें मेंबर बनने के लिए, उसका प्रोसेस होता है। गारंटी लिमिटेड कंपनी में मेंबर बनने के लिए मेरे बच्चे शेयर्स नहीं होते, बल्कि क्या होता है? प्रोसेस होता है। आपको उस कंपनी का एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और उस कंपनी के मेंबर्स का एक रजिस्टर होता है, उस कंपनी के मेंबर का एक रजिस्टर होता है। जो बंदा इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपना नाम जाके उस मेंबर्स के रजिस्टर में दर्ज करवा ले, वो मेंबर बन जाता है। तो प्रोसेस जैसे मान लो कि आई कैप का प्रोसेस है, आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो, पेपर पास करें, पीआरसी कैफ, सीफैप, एमएसए, आर्टिकल्स करें 3.5 साल के, उसके बाद आपको आई कैप के स्टूडेंट नहीं, आई कैप के मेंबर्स कहा जाता है। लेकिन क्या आप आई कैप के मेंबर शेयर खरीद के बनते हो? नहीं, उनका एक प्रोसेस है। इसी तरह मेरे बच्चे बाकी भी बड़े सारे इदारे हैं, जिम खाने होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, इस तरह के। तो इनमें मेरे बच्चे मेंबरशिप लेने के लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो वो प्रोसेस फॉलो करके निशानी क्या है कि आप उसके मेंबर बन गए हो? जब आपका नाम उस कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में नजर आ रहा हो तो आप उसके मेंबर हो। यानी कि आप किसी को शेयर नहीं दिखा सकते, अगर तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हो। अगर उसके आपके पास शेयर्स हैं तो किसी को शेयर्स दिखाओ कि ये देखो मेरे पास शेयर्स हैं उस कंपनी के, तो आप शायद क्या होंगे उसके, मैं जाहिर बात है, खैर वो हम ट्रांसफर भी करवाए हो अपने नाम पे, तो हम क्या कह सकते हैं? उस कंपनी के मेंबर हैं। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे आपके पास शेयर नहीं होते दिखाने के लिए, तो यहाँ पे निशानी क्या है? उस कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में आपका नाम। अगर आप किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट कह देते हो ना कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं मेंबर हूँ आई कैप का, वो आप पे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि लग नहीं रहा, अभी बच्चे हो ना आप लोग। वो क्या करेगा? वो आई कैप की डायरेक्टरी चेक करेगा, क्या उस मेंबर्स की डायरेक्टरी में आपका नाम भी है? अगर है तो वो मान लेगा आपको मेंबर, अगर नहीं तो शायद आपको मेंबर नहीं मानेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब मेरे बच्चे ये जो गारंटी लिमिटेड कंपनी है, इसमें सर गारंटी का क्या रोल है? ये गारंटी का क्या मामला? अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, ये बंदा मिस्टर ए जब ये इस कंपनी का मेंबर बनेगा तो ये सारा प्रोसेस फॉलो कर रहा होगा, हो सकता है, और जब मेंबर बनते वक्त, प्रोसेस फॉलो करते वक्त, उस वक्त भी ये अपनी कुछ ना कुछ फीस वगैरह पे कर रहा होगा मेंबरशिप की, मेंबर बनने के लिए कुछ ना कुछ फीस होगी इसकी। अब मेरे बच्चे जब ये फीस लेकर इसको रजिस्टर कर दिया जाएगा, फिर हर साल इस तरह के जो मेंबर्स होते हैं उनसे हम एनुअल सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं। अब आपको अपनी अपनी फीलिंग आ रही होगी कि सर हमने भी ऐसा ही किया है, हमने भी कुछ फीस पे की थी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद हम एनुअल सब्सक्रिप्शन भी पे करते हैं। ऐसे ही चलती है ये कंपनी, क्योंकि इनके पास ये उस तरह की नहीं होती जिस तरह हम जो शेयर होल्डिंग वाली कंपनी कारोबार करती है या फलाना, ये कारोबार करने के लिए नहीं मोस्टली होती। ये जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के मुफाद के लिए इदारा बना होता है। जैसे जिम खाने होते हैं ना, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, तो जिम खाने में अगर आप जाना चाहते हैं वहां पे, आपका वहां पे मेंबर होना जरूरी है। वही जा सकते हैं जो मेंबर्स होते हैं। स्पोर्ट्स क्लब में उन्हीं को फैसिलिटेट करते हैं जो स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर होते हैं। आई कैप उन्हीं को फैसिलिटेट करेगा जो आई कैप के मेंबर है। इसलिए तो आपको कोई लिफ्ट ही नहीं करवाता है, आपसे सिर्फ पैसे लेता है। लेकिन आपको उसको सोचो, कोई 2 साल से आपको एक एजुकेशन स्कीम के पीछे लगाया हुआ, आप अपने डिसीजन लेते हो उस एजुकेशन स्कीम के लिहाज से, मैं पेपर रखूं ना रखूं, रखूं ना रखूं, है पेपर छोड़ देते हो, अगली दफा नई स्कीम होगी तो स्कीम आ ही नहीं रही। आपके साथ तो खलवाड़ करते हैं वो, आपको समझते कुछ नहीं। लेकिन इस तरह का मामला मेंबर्स के साथ नहीं करते, उनकी पूरी इज्जत तकरीम है वहां। लेकिन बहरहाल आप भी इंशाल्लाह कल जब मेंबर बन जाओगे तो शायद आपकी भी कुछ इज्जत होगी इंशाल्लाह। ले बेटा, अब अगली बात आ गई, जब एक तो ये फीस पे कर रहा होगा मेंबर बनते वक्त, कोई एनुअल सब्सक्रिप्शन वगैरह भी रखी होगी। लेकिन मेरे बच्चे ये गारंटी का क्या मामला है? इसको गारंटी लिमिटेड क्यों कहते हैं? ये ऐसी कंपनी है जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। किस लिहाज से? गारंटी के लिहाज से। ये गारंटी क्या है? जब ये बंदा मेंबर बन रहा होगा ना, इसके सामने ज्यूम कर लो हम एक कोई स्टाम्प पेपर भी रख देंगे, एक स्टाम्प पेपर भी रख देंगे। हम कहेंगे भैया इस पे लिख कर दो, कल जब ये कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, कल जब ये कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, सिर्फ उस वक्त, उससे पहले नहीं, जब ये कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, अगर उस वक्त इस कंपनी के सर पे लायबिलिटीज हो और इसके एसेट लायबिलिटी को पे करने में कम पड़ रहे हो, तो आप भी अपने घर से लाके कुछ अमाउंट जमा करवाओगे। कोई भी अमाउंट तय कर ली जाती है, तो हर मेंबर फिर उतनी अमाउंट का वादा करता है। इसको कहते हैं मेरे बच्चे गारंटी। अब यहां पे अज्यूम कर लो दोबारा जरा, गारंटी लिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है गारंटी की अमाउंट तक। अब इसका तरीकाकार क्या होता है कि जब हम मेंबर बना रहे होते हैं किसी को गारंटी लिमिटेड कंपनी में, उसी वक्त उससे लिखवा लेते हैं कि सर कल अगर ये कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी और इसके इसके जो एसेट्स हैं लायबिलिटी पे करने के लिए कम पड़ रहे होंगे, उस वक्त, उससे पहले नहीं, वाइंडिंग अप होना जरूरी है, और उस वक्त एसेट्स में, एसेट्स लायबिलिटी से
कम हो तो फिर हम आपको कहेंगे अपने घर से वो जो गारंटी आपने दी थी ना उस वक्त, मैं भी लाके पैसे दूंगा, लाके दो पैसे। लेकिन अब उस वक्त जब ये पैसे लाके घर से जमा करवाएगा कंपनी को, उतने ही जमा करवाएगा जितने की गारंटी दी होगी, चाहे उसके बाद भी बड़ी सारी लायबिलिटी उस कंपनी के सर पे है, वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसने कितनी अमाउंट लाके देनी है उस वक्त, मान लो कि जो भी तय हुआ, मान लो कि यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में 50,000, इसलिए हम इस तरह की कंपनी को कहते हैं यहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है किस हद तक, गारंटी की अमाउंट तक, इसलिए इस तरह की कंपनी को कहते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। और उनको क्या कहते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स। बात समझ आ रही है मेरे बच्चों कि लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है और लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है। तो लिमिटेड बाय गारंटी एक ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर बनने के लिए प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। निशानी क्या होती है उसमें, मेंबर बन गए हो, उसके रजिस्टर में आपका नाम नजर आ रहा। और फिर कल मेरे बच्चे वो जो गारंटी का क्या मामला है, मेंबर बनते वक्त हम एक गारंटी का भी वादा करते हैं, गारंटी अमाउंट का भी वादा करते हैं कि सर कल अगर ये कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, जब उस वक्त अगर इसके एसेट लायबिलिटी पे करने के लिए कम होंगे तो मैं अपने घर से उतनी अमाउंट ला के दूंगा जितनी की मैं गारंटी दे रहा हूं। तो कंपनी उससे उतने ही उस वक्त पैसे मांग सकती है जितने की उसने गारंटी दी थी, उससे ज्यादा नहीं मांग सकती, पहले नहीं मांग सकती वाइंडिंग अप की। बात समझ आ रही है मेरे बच्चे? थोड़ा बहुत ये गारंटी लिमिटेड क्या होती है, हाँ हाँ पूछ ले कोई बात, देख ले। अच्छा, ये जो गारंटी लिमिटेड कंपनी है ना, ये भी दो तरह की होती है। गारंटी लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल भी हो सकती है और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल भी हो सकती है। अच्छा, अगर ये गारंटी लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल होती, मान लो कि मिस्टर ए को इसका मेंबर बनने के लिए अज्यूम कर लो, इसने 100 शेयर भी खरीदे हुए हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 1,000 रुपया ये तो उसने उसी वक्त पे कर दिया होगा। तो कंपनी गारंटी लिमिटेड कंपनी अगर हैविंग शेयर कैपिटल हो तो उसके मेंबर आप कैसे बनते हो, शेयर्स भी लेते हो, गारंटी भी देते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर कोई गारंटी लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हो, शेयर तो जब आपने खरीदे पूरी अमाउंट पे करनी है, लेकिन गारंटी के अमाउंट कब जमा कराओगे, जब वाइंडिंग अप के अमाउंट, उससे पहले नहीं। और वो भी कब बोला, जब लाइबिलिटीज ज्यादा हो एसेट्स कम हो, तो एसेट्स में कंट्रीब्यूट करते हो ताकि लाइबिलिटी पे हो सके। समझ आ रही थोड़ी बहुत? और अगर कोई कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, गारंटी लिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इसका मतलब वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, गारंटी होगी। थोड़ी बहुत समझ आएगी? अच्छा, हम पढ़ क्या रहे हैं वाला, हम टाइप्स पढ़ रहे हैं कंपनी की, कि कंपनी किस किस तरह की होती है। हमने कहा कुछ अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली भी होती है, कुछ लिमिटेड लायबिलिटी वाली भी होती है। हमने कहा अनलिमिटेड तो रेयर है, वो तो कभी कभार मजबूरी में लोग बनाते हैं। जो मेनली कंपनी है वो कौन सी है, लिमिटेड लायबिलिटी वाली, जहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। फिर हमने कहा कि लिमिटेड लायबिलिटी जो मेंबर्स की होती है, वो मजीद उस तरह की कंपनियां दो तरह की हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है। लिमिटेड बाय शेयर का तो हमें पता है कि अगर ऐसी कंपनी जिसमें शेयर्स हो, आप उसके शेयर्स खरीद लें तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ वहीं तक लिमिटेड होगी। लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी का हमने डिस्कस किया, ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें मेंबर बनने के लिए भी आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। और जब आप मेंबर बन रहे होते हैं उस वक्त आप एक गारंटी इनको देते हैं कि कल अगर कंपनी जब भी ये कंपनी वाइंड अप होगी, उस वक्त इसकी लायबिलिटीज पे करने के लिए मैं अपने घर से लाके इतने पैसे कंट्रीब्यूट करूंगा। और वो कंपनी वाइंडिंग अप पे फिर वो गारंटी अमाउंट आपसे क्लेम कर सकते, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है कहां तक, गारंटी की अमाउंट तक। और ये गारंटी लिमिटेड भी मजीद दो तरह की हो सकती है, हैविंग शेयर कैपिटल भी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, एक और बात, ये गारंटी लिमिटेड कंपनी हमेशा पब्लिक होती है। अभी हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट और पब्लिक का मामला। ये गारंटी लिमिटेड कंपनी हमेशा पब्लिक होगी। बेटा पूछे, शेयर कैपिटल उसमें सिर्फ गारंटी बैक कर सकते हैं, शेयर बाय ना करें। इस तरह का कोई रूल बताया नहीं मेरे को। उसमें लिखा हुआ गारंटी लिमिटेड कंपनी अगर हैविंग शेयर कैपिटल है तो मेंबर बनने के लिए आपको शेयर भी खरीदने पड़ेंगे और गारंटी भी, यही बताया हुआ। इससे ज्यादा कानून खामोश है इसके। जब बड़े होंगे तो डिटेल में प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो फिर देख लीजिएगा। हाँ वैसे तो देता नहीं है, गारंटी देते हैं, मैंने कहा बता देंगे। नहीं, मैं उसकी देखो, मैंने अभी आपको बताया कि एक तो मेंबर जब वो बन रहा होगा मेंबर, उसकी फीस भी पे करेगा। आपको पता है लाहौर जिमखाना, ये एक गारंटी लिमिटेड कंपनी है, और उसकी मेंबरशिप फीस पता है करोड़ों में। मेंबरशिप लेने की फीस सिर्फ तो करोड़ों में है, उसके बाद एनुअल है सारा कुछ। अब आप सवाल तरह करें दोबारा। और उसके बाद हम जो गारंटी ले बैठेगा तो हम लाभ नहीं देते, उसके फिर हाँ पहले हाँ, फिर पे पहले नहीं। फिर हम ये एक साल को बाहर बढ़ा सकते हो, पैसे जो देगा वो। एक मिलकर हम बनाते हैं कंपनी में, ताकि इनके कारोबार हम। अच्छा, ये छोड़ के भी जा सकता है उससे पहले, वनडे आपसे पहले बंदा छोड़ के चला जाए। जैसे वो होता है ना जिम खाना की मेंबरशिप आपके पास, आप लोग आगे भेज देते हैं किसी, लेकिन फिर जिसको बेचेंगे वो गारंटी फिर उसके खाते में पड़ जाएगी। हैं? कभी भी जिम खाना कभी भी वाइंड अप होगा तो उस वक्त वाइंडिंग अप पे मौके के भी देखेंगे आज के दिन के ऊपर हमारा मेंबर कौन कौन है,
और उसके जिम्मे कौन सी गारंटी बनती है, उस वक्त अगर लायबिलिटी ज्यादा हुई तो उस वक्त मांगेंगे, अदरवाइज तो जरूरत ही नहीं। दोबारा सवाल करें तो पूछ ले बेटा, तो दोबारा देखिए। हमने कहा कि ये जो लिमिटेड लायबिलिटी है ये दो तरह से हो सकती है, गारंटी लिमिटेड भी हो सकती है और लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है। ले बेटा, अब ये जो गारंटी लिमिटेड, अब इनको मजीद हमने डिस्कस करनी है। ये जो गारंटी लिमिटेड होती है ये सिर्फ पब्लिक कंपनी होती है, ये कभी प्राइवेट नहीं हो सकती। इसकी वजह है प्राइवेट में कुछ पाबंदियां होती हैं, मेंबर कभी प्राइवेट कंपनी के 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन भाई ये जो गारंटी लिमिटेड है ये तो अपने मेंबर्स के फायदे के लिए कुछ इदारे बने होते हैं, जिस जिम खाने शिम खाने जैसा अभी हमने डिस्कस किया, तो भाई वहां पे 50 तक हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते स्पोर्ट्स क्लब है या इस तरह के इदारों को। तो इसलिए यहाँ पे मेरे बच्चे इस कंपनी को हमेशा किस तरह की कंपनी बनाया जाता है, पब्लिक कंपनी। अब अगर हम बात करते हैं लिमिटेड बाय शेयर, ये मजीद दो तरह की हो सकती है। ये मेरे बच्चे प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है, इसमें ऑप्शन होता है। यानी कि जितनी प्राइवेट कंपनी आप नाम सुनते हो ये मेरे बच्चे लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल वाली होती है, गारंटी लिमिटेड कभी प्राइवेट नहीं होती, याद रखोगे इस बात को। तो लिमिटेड बाय शेयर प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। अब हमारे यहाँ पे मेरे बच्चे पब्लिक कंपनी की जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो कहेगा पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट ना हो, पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, हमें प्राइवेट पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन समझने के लिए भी किसकी तरफ जाना पड़ेगा, प्राइवेट की तरफ। क्या रखेंगे मेरे बच्चे। अब अगली बात, ये जो प्राइवेट कंपनी है ये ऐसी कंपनी होती है जिसके ऊपर 3 तरह की पाबंदियां लगी होती है। ऐसी कंपनी जिसके ऊपर 3 रिस्ट्रिक्शन लगी होती है उसको हम प्राइवेट कहते हैं। और ये रिस्ट्रिक्शन कहां पे लगी होती है, इसके आर्टिकल्स के अंदर, आर्टिकल एसोसिएशन। दोबारा देखिएगा, हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल कंपनी है ये मजीद किस किस तरह की हो सकती है। ये लिमिटेड बाय सॉरी ये पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, ये प्राइवेट भी हो सकती है। हमने कहा कि पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, वो ऐसी कंपनी जो प्राइवेट ना हो। इसका मतलब है हमें पब्लिक कंपनी से तो कुछ भी नहीं पता चला कि पब्लिक किसको कहते हैं, तो हमें पब्लिक को समझने के लिए किसको समझना पड़ेगा, प्राइवेट को। कल अगर आपको याद हो कुछ बच्चे जो टैक्स पढ़ रहे थे, वहां पे मेरे बच्चे हमने प्राइवेट की कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी इस तरह की कि ऐसी कंपनी जो पब्लिक ना हो टैक्स के अंदर। और वहां पे हमें प्राइवेट कंपनी को समझने के लिए पब्लिक कंपनी को डिटेल में डिस्कस करना पड़ा। यहां पे उसने पब्लिक कंपनी में लिख दिया ऐसी कंपनी जो प्राइवेट ना हो। इसका मतलब हमें पब्लिक को समझने के लिए किसको पढ़ना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी। वहां से पता चलेगा प्राइवेट कौन सी है, और फिर जो प्राइवेट नहीं तो वो कौन सी है, वो पब्लिक है। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी जिसके ऊपर 3 तरह की पाबंदियां लगी होती है मेरे बच्चे, उसको प्राइवेट कहते हैं। और ये पाबंदी कहां पे लिखी होती है, उसके आर्टिकल्स के अंदर। अगर आर्टिकल में ये 3 पाबंदियां हम खत्म कर देंगे वो पब्लिक बन जाएगी, और अगर आर्टिकल में ये 3 पाबंदियां ऐड कर देंगे वो प्राइवेट बन जाएगी। लबड़ा वो कौन कौन सी है, प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने शेयर्स अपनी मर्जी से ट्रांसफर नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन होती है। अच्छा, लफ्ज अभी 3 तरह के अल्फाज बोलेंगे, एक होगी रिस्ट्रिक्शन, एक होगी लिमिटेशन, एक होगी प्रोहिबिशन। अच्छा, जो चलो यहाँ पे जो बना रखा है ना मैं वही आपके सामने रखता हूँ। एक होगी रिस्ट्रिक्शन, एक होगी लिमिटेशन, एक होगी प्रोहिबिशन। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में फर्क होता है मेरे बच्चों। रिस्ट्रिक्शन, जब किसी काम पे रिस्ट्रिक्शन हो ना, वो काम आप कर सकते हो लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कर सकते हो। ये जो प्रोहिबिशन होता है ना, ये तो किसी सूरत में कर ही नहीं सकते, ये तो हराम है, ये हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत। याद रखेंगे इस बात को कि जो प्राइवेट कंपनी है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, एक रिस्ट्रिक्शन भी है, कुछ लिमिटेशन भी है, प्रोहिबिशंस भी है। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन किस चीज की है, इसके मेंबर्स अपनी मर्जी से शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हो। यानी कि अपनी मर्जी से शेयर जिसको मर्जी ट्रांसफर करता फिरे वो बेचता फिरे, ऐसा नहीं होता प्राइवेट कंपनी के अंदर। प्राइवेट कंपनी में एक लिमिटेशन भी होती है कि इसके मेंबर्स की तादाद 50 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये भी एक वजह है ये शेयर ट्रांसफर करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की। मान लो कि एक प्राइवेट कंपनी उसके मेंबर्स की तादाद 49 है पहले, या पूरी 50 है, और मेरे पास शेयर्स हैं, मैं आगे जो शेयर ट्रांसफर करता हूं आगे 2-3 लोगों को ट्रांसफर कर देता हूं, 2-3 लोगों को, किसी को 100 भेज दिया, किसी को 200 भेज दिया, किसी को इतना ट्रांसफर कर दिया मैंने। तो मेरे अच्छे अब उसके मेंबर्स की तादाद क्या हो जाएगी, मान लो कि अगर 3 लोगों को कर दिया तो वो शायद 52 बन जाएगी। मैं तो नहीं रहा, मैंने 3 लोगों को शेयर्स भेज दिए, मेरी जगह पे एक बंदा आ गया और 2 एक्स्ट्रा भी आ गए, तो 52 मेंबर्स हो जाएंगे। जबकि मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे इस कंपनी के, 50, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। शायद ये भी एक वजह है कि अपनी मर्जी से शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या रखेंगे मेरे। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स में कितनी तरह की पाबंदियां लगी होती हैं, 3 तरह की। एक तो रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन किस चीज की है, शेयर ट्रांसफर के ऊपर, कि अपनी मर्जी से शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते। एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन किस चीज की है कि मेंबर्स की तादाद 50 से ज्यादा
नहीं हो सकती। अच्छा, मेंबर जब हम काउंट करेंगे ना, उसमें भी देखेंगे मेंबर्स में वो लोग काउंट करने हैं जिनके पास शेयर्स। अगर यहाँ पे कोई एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं उस कंपनी में, वो काउंट नहीं होते। तो मेंबर्स का मतलब शेयर, जिनके पास शेयर्स हो। और दूसरा फिर हम यहाँ पे एक और चीज भी डिस्कस करेंगे कि बात का कंपनी में कुछ जॉइंट शेयर होल्डर भी होते हैं। जॉइंट शेयर होल्डर क्या होते हैं? होता है ना कि अक्सर बेचारे जिनके पास थोड़ा सा कम पैसा हो, वो पैसे इकट्ठे करके इकट्ठे होकर जाके कंपनी के 100 शेयर खरीद लें। 10 लोग इकट्ठे होकर कंपनी के 100 शेयर खरीद लें। अब 100 शेयर्स के 10 मालिक हैं, इनको हम कहते हैं जॉइंट शेयर होल्डर। तो जो जॉइंट शेयर होल्डर होते हैं मेरे बच्चे, जब मेंबर्स काउंट करेंगे उनको सिंगल काउंट किया करेंगे। वैसे समझा रहा हूं, अभी पढ़ेंगे तो आपको सही से पता चल जाएगा। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी जिसके ऊपर 3 तरह की पाबंदी होती है। शेयर ट्रांसफर के ऊपर सेक्शन होती है, मेंबर्स की तादाद के ऊपर लिमिटेशन होती है कि 50 से ज्यादा नहीं हो सकते जब मेंबर काउंट करने हैं, इंप्लॉय काउंट नहीं करने। और जो ज्वाइंट शेयर होल्डर होंगे उनको सिंगल काउंट किया करेंगे। उसके बाद एक इस पे प्रोहिबिशन भी है। प्रोहिबिशन क्या है? ये कंपनी कभी भी पब्लिक में जाके अपने शेयर ऑफर नहीं कर सकती। आम जनरल पब्लिक में पब्लिक कंपनी जाकर ऑफर कर सकती है, अखबार में इश्तेहार दे सकती है, स्टॉक चेन जो भी है उसके शेयर ऐसे ट्रेड हो रहे होते हैं आम। लेकिन इस कंपनी को मना है, ये कभी भी पब्लिक को जाके शेयर ऑफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट ऑफरिंग जाके किसी को मिलकर। यार वो बचपन में आप पढ़ा करते थे, जब कंपनी शेयर ऑफर करती है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर हो सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकती है, या प्राइवेट ऑफरिंग हो सकती है। तो प्राइवेट ऑफरिंग का मतलब क्या है? जाके लोगों को जाती हैसियत में मिलकर उनको शेयर ऑफर कर दो, लेकिन इश्तेहार नहीं दे सकते आए हमारे शेयर्स खरीदने। भाई आए, बुला तो ऐसे रहे हो जैसे वो सारे अगर लोग आगे 50 से ज्यादा मेंबर हो नहीं सकते आपके, तो लोगों को बुला क्यों रहे हो बेचारों को? इसलिए मेरे बच्चे, इस कंपनी को हराम है इसके ऊपर, ये कभी भी पब्लिक में जाके लोगों को इनवाइट नहीं कर सकती आए हमारे शेयर्स खरीदने। याद रखेंगे। अच्छा, अब जरा देखिएगा, अभी हमने डिस्कस किया ये पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? जो प्राइवेट ना हो। और फिर प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? जिसके आर्टिकल्स में 3 तरह की रिस्ट्रिक्शंस। अब वो कौन कौन सी है? एक तो रिस्ट्रिक्शन है शेयर ट्रांसफर के ऊपर, दूसरा लिमिटेशन है मेंबर्स की तादाद के ऊपर, और तीसरा प्रोहिबिशन है पब्लिक को शेयर ऑफर करने के ऊपर। समझ आ रही है? पहले और तीसरे पॉइंट में क्या फर्क है? पहले में जिसके पास शेयर्स हैं ऑलरेडी, वो अपनी मर्जी से ट्रांसफर नहीं कर सकते। और तीसरे में प्रोहिबिशन किस चीज की है? वो कंपनी पब्लिक को जाके शेयर ऑफर नहीं कर सकती कि आए हमारे शेयर्स की। समझा रही मेरे बच्चों? आज ये जो प्राइवेट कंपनी है, ये भी मजीद 2 तरह की होती है। किसकी मर्जी से क्रॉस किसकी मर्जी से क्रॉस करेगा? कंपनी के आर्टिकल्स की मर्जी से हो सकते हैं। जैसे अगर कोई बंदा मर गया तो उस कंपनी का शेयर होल्डर प्राइवेट कंपनी का, क्या उसके शेयर्स आप ट्रांसफर होंगे? नहीं होंगे, उसके वर्षा को ट्रांसफर होंगे, लेकिन आर्टिकल्स में जो तरीकाकार लिखा हो, यानी कि इसके जो ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल्स के मुताबिक, अपनी मर्जी से नहीं होगी। शेयर होल्डर की मर्जी नहीं होगी, आर्टिकल्स की मर्जी होगी। ले बेटा, अब ये तो प्राइवेट कंपनी, ये मजीद 2 तरह की होती है। एक सिंगल मेंबर कंपनी और एक अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। याद रखें, प्राइवेट कंपनी की 2 ही टाइप्स होती है, सिंगल मेंबर कंपनी और अदर देन। सिंगल मेंबर कंपनी नाम से पता चल रहा है ऐसी कंपनी जिसका एक मेंबर हो, और अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की तादाद कम से कम 2 हो और मैक्सिमम 50 हो। बात समझ आ रही है? तो प्राइवेट कंपनी 2 तरह की हो सकती है, सिंगल मेंबर और अदर देन सिंगल मेंबर। पब्लिक कंपनी मेरे बच्चे मजीद 2 तरह की होती है। पब्लिक लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी हो सकती है। पब्लिक लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी हो सकती है। देखो मेरे बच्चे, ये सारा हम लिखा हुआ रीड करेंगे, ये सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि वो रिपीट हो जाए वहां। पहले आपके दिमाग में कुछ ना कुछ व्यू हो, हम पढ़ते जा रहे हो, रीड करते जा रहे हो, और आपको दोबारा समझाते जा रहे हो ताकि ये मजीद पक्का हो जाए। क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 है जिसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाना। जब बेसिक चीजें हमारी पक्की होगी और उसके बाद नाम आया करेगा, ये गारंटी लिमिटेड है, ये फलाना है, टमकाना है, आपको पहले से पता हो उसका। लेकिन पब्लिक कंपनी मजीद 2 तरह की होगी, लिस्टेड या अनलिस्टेड। अच्छा, लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज, ये तो आप बचपन में लफ्ज पढ़ के आए हो ना, सिक्योरिटीज किसको कहते हैं? कंपनी ने अगर किसी से पैसे लिए हैं और बदले में उसको रसीद दी है, वो रसीद मेरे बच्चे उन लोगों के हाथ में क्या है? सिक्योरिटी है। समझाने की बात कर रहा हूं। कंपनी ने जिससे भी पैसे लिए हो और बदले में जो भी उनको कागज का टुकड़ा दिया है, वो क्या कहलाती है? कंपनी की तरफ से इशू की हुई सिक्योरिटी। क्योंकि सिक्योरिटी है ना, इसलिए हाथ से कि अगले बंदे के पास सबूत तो हो ना कि मैंने कंपनी को पैसे दिए हो। जैसे आप लोग सीएफई को फीस देते हो, तो कहते नहीं सीएफई को सर वो रसीद भी दे। वो रसीद आपके हाथ में क्या है? सिक्योरिटी, कि आपने सीएफई को फीस दे दी है, कहीं ये ना हो कि कल दोबारा फीस मांग लें। इसी तरह कंपनी जब भी किसी से पैसे लेगी, बदले में उसको एक रसीद देगी। अगर तो कंपनी किसी को शेयर इशू करके पैसे ले रही है, तो जो रसीद होगी किस शक्ल में होगी? शेयर्स की शक्ल में। अच्छा, बाज़ कंपनी लोगों से उधार ले रही होती है,
ये तो इक्विटी है ना, बात कंपनी लोगों से उधार ले रही होती है, उसको हम डिबेंचर कहते हैं। तो कोई भी सिक्योरिटी, ये अगरचे मैंने थोड़ा सा कबल वक्त आपको ये बता दिया, तो सिक्योरिटी, अच्छा प्राइवेट कंपनी, अच्छा पढ़ हम किसको, लिस्टेड कंपनी को अज्यूम कर लो मेरे बच्चे। जिस तरह आम मंडियां होती है ना, ये फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी, उसी तरह सिक्योरिटीज की भी मंडी होती है। शेयर, चले फिलहाल आप लोग शेयर ही रख लो, शेयर्स की भी मंडी होती है, उस मंडी को हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। उस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हर कंपनी जाके अपने शेयर्स रखे नहीं वहां पे बेच सकती। उसका तरीकाकार है, अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे जाना चाहती है तो उसको मेरे बच्चे पहले अपने आप को वहां पे रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। और रजिस्टर्ड होने के लिए रिक्वायरमेंट सबसे पहली क्या है, उस कंपनी का पब्लिक होना जरूरी है। प्राइवेट कंपनी प्राइवेट हैसियत में कभी जा ही नहीं सकती वहां। इसमें प्राइवेट कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर इशू करना चाहती है, ऑफर करना चाहती है लोगों को, वहां पे वो भी वहां पे दुकान पे रख के बेचना चाहती है अपने शेयर्स, उसको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने आप को पब्लिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पब्लिक कंपनी मेरे बच्चे क्या कर सकते, अगर ऐसी पब्लिक कंपनी हो जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकते हो, उसको लिस्टेड कहते हैं। और ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड ना हो सकते हो, तो उसको अनलिस्टेड कहते हैं। तो बड़ी सारी पब्लिक कंपनी उन्होंने अपने आप को लिस्ट करवाया होता है स्टॉक एक्सचेंज पे, उनके शेयर्स की खरीद वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रही होती है। कई ऐसी होती है जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं करवाया है पब्लिक कंपनी, तो इसका मतलब वो लिस्टेड नहीं है पब्लिक लेकिन लिस्टेड नहीं है। अब मेरे बच्चे चलें, खैर बाकी बातें इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो इतनी सी बातें मेरे बच्चे आपने पढ़ के आनी है। अच्छा, अब फॉरेन कंपनी के अलावा अब आपकी जिम्मेदारी है मेरे बच्चे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रीड कल हम यहाँ पे सारा करेंगे, ये यहाँ ये सारा एरिया, ये मेरे पब्लिक सेक्टर से ऊपर ऊपर फॉरेन कंपनी को छोड़ देना पहले, और पब्लिक सेक्टर कंपनी को छोड़ देना। इसके अलावा जो बीच में जितनी कंपनियां आपने ये सारी देखी हैं, ये मेरे बच्चे सारा आपने रीड करके आना है। ये नहीं कि याद करके आना है, लेकिन इसको रीड करके आइएगा। इंशाल्लाह कल इसको यहाँ पे दोबारा करेंगे, सारा तो हो जाएगा। माजर जी शुरू में जानबूझ के थोड़ी सी स्लो स्पीड रखी हुई है